तो हेलो क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों, मैं हूं आपकी तापी मिस, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो बच्चों को काफी टफ लगता है जबकि इतना टफ है नहीं। आज मैं हर एक टॉपिक को इतने क्लियर तरीके से आपको बता दूंगी ना कि आपको यहीं का यही चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर, आप मेरे बायोलॉजी पगलू हमेशा रहोगे। तो याद रखो, हर वीडियो देखनी है 11th की, क्योंकि 11th का बेस पक्का होगा तो 12th अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर का नाम तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इस चैप्टर का प्रिंसिपल और बेसिक यही है कि आसपास इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कि हमें उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। और सिस्टमैटिक्स मतलब क्लासिफिकेशन जो बहुत ही सिस्टम के साथ हो, तो हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। और जरूरत क्यों है? अब जैसे तुम एक ये फोटो देख सकते हो, ये मेरी ही फोटो है, मुझे फोटोग्राफी करना पसंद है। तो तुम देख सकते हो बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारी अलग अलग ये चीजें हैं। हाँ, तो अब हर बार ऐसा हो सकता है कि मैं अगर जंगल में जाऊं मुझे कुछ अलग दिखे, कुछ अलग समझ में आए। ऐसा कि मुझे पहले से कभी पता ही नहीं था, मैंने सारा नॉलेज आजमा लिया पर वो चीज मुझे कहीं नहीं मिल रही। वो बर्ड या प्लांट कुछ भी हो सकता है। मैं फोटो ले रही हूँ तो फोटो लेते लेते नॉलेज बढ़ जाता है ना। ये भी एक तरीका है कि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो बहुत सारे तरीकों से। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं इस चैप्टर में कि मान के लो कल को मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो मैं उसको कैसे क्लासिफाई करूं, या जो अभी हैं वो कैसे क्लासिफाई हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा क्लासिफिकेशन सीखते हैं। ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी में इसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसी चैप्टर का। ठीक है, तो उस वहां पे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चीज बांट दी गई है। हमारे यहाँ लिविंग वर्ल्ड बहुत इजी है, जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी सेकंड चैप्टर में आ गई है और एक्स्ट्रा भी है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप नीट दे रहे हो, अगर आप सीईटी दे रहे हो, या आप सीयूईटी दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो मेरा वीडियो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो ध्यान दो, बुक के पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की हमारे आसपास। सिंस टाइम इमोरियल मतलब जब से ये इतिहास है, जब से ये टाइम है, तब से हम ह्यूमन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस वेल्थ को। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस वेल्थ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, है ना। चाहे वो प्लांट से मेडिसिनल यूज लेना हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे बेड बनाना हो, हम पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी यूज करते हैं। और अब के बायोलॉजिकल इरा में तो बहुत जोरों शोरों से करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैन ट्राइड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। और इस वक्त में हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे एक लकड़ी मेडिसिनल यूज के लिए काम आ रही है, तो दूसरी मुझे घर बनाने के लिए काम आ रही है, तो तीसरी जलाने के काम आ रही है, कुछ भी हो सकता है। दिस इवॉल्व इनटू अ ब्रांच। यही जो पहले हम करते थे ना कि इस पर्टिकुलर एनिमल को हम डोमेस्टिकेटेड करेंगे, घर में रखेंगे, इस ये नहीं हमारे लिए अच्छा है, ये प्लांट हमारे लिए पॉइजनस है, इस प्लांट को कभी भी हम घर में पालतू करके नहीं रख सकते। ये सारी चीजें बहुत शुरू से चल रही हैं, बट अब ये जाके एक ब्रांच इवॉल्व हो गई है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। that led to eventually to systematics। सिस्टमैटिक्स भी क्लासिफिकेशन है पर एक सिस्टम के साथ है, उसके बीच में कोई बेसिस है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डेट बैक्स टू एशियन टाइम व्हेन इंडिया, ग्रीक, रोमन फिलोसोफर हैव कंट्रीब्यूटेड देयर माइट टू सिस्टमैटिक साइंस। तो इंडियन, ग्रीक और रोमन बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, पुराने ये सिविलाइजेशन है। तो ये सिविलाइजेशन भी यही करती थी, ये प्लांट पॉइजनस है, इसको टच नहीं करना, ये प्लांट खुजली वाला है, इसको ये नहीं करना, ये प्लांट बहुत मेडिसिनल है ना। राम जी के लिए, राम जी और लक्ष्मण जी के लिए, जब लक्ष्मण जी को वो हो गए थे, मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी कैसे लेके आए थे मेडिसिनल चीजें वो पर्टिकुलर पहाड़ से। तो भाई बहुत पुरानी चीजें हैं ये सब। और याद रखो, क्लासिफिकेशन बहुत नीडेड है। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्लासिफिकेशन क्यों नीडेड है? क्लासिफिकेशन इसीलिए नीडेड है क्योंकि जब बहुत ज्यादा चीज होती है, जैसे मान के लो आपकी लाइब्रेरी है, तो आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक होंगी। तो उस बहुत सारी बुक में आप देखते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायो, अलग अलग साइंस वाले सेक्शन में होंगी, है ना, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स अलग सेक्शन में होगा, होती है ना हमारे कॉलेजेस में बुक्स।
तो हर एक चीज का क्लासिफिकेशन होता है। आजकल हम लोग फोन में भी क्लासिफिकेशन करने लगे, ये सारे ऐप हमारे पढ़ने वाले ऐप हैं, ये वाले गेमिंग वाले ऐप है ना, हम फोन में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। बहुत ज्यादा कर दोगे तो क्लासिफिकेशन लगेगी ही। तो हर जगह पर क्लासिफिकेशन रहता ही रहता है ना। जैसे कि घर में भी क्लासिफिकेशन है, ये कमरा है, ये बाथरूम है, क्लासिफिकेशन हमेशा हर जगह होता है। और एक चीज है कि क्लासिफिकेशन किसी बेसिस पर होता है। क्या होता है? बेसिस। जैसे मान के लो मुझे स्टूडेंट को क्लासिफाई करना है, मुझे स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना है, तो मैं कौन से बेस पर मैं क्लासिफाई करूं? मैं स्टूडेंट्स को इस बेस पर क्लासिफाई कर सकती हूँ कि उन्होंने कितने 10th में परसेंट लाए थे, या उनकी हाइट कितनी है। तो याद रखो, क्लासिफिकेशन हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेस पर होगा। ठीक है, मान के लो तुम्हारे 10th में परसेंट अच्छे नहीं, तो हम शायद स्पोर्ट्स के बेस पर क्लासिफाई करेंगे, तो तुम जीत जाओगे। तुम कहीं भी जीत सकते हो। तो क्लासिफिकेशन मतलब हर जगह जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हैं। और हमारी इस दुनिया में बुक के डेटा के हिसाब से 7 मिलियन स्पीशीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन ही हमने क्या कर पाई है, उसको ढूंढ पाया है, समझ पाया है, आइडेंटिफाई कर पाया है। ठीक है, बट बहुत सारी को हम नहीं कर पाए हैं। तो सोचो कितना कुछ है जिसको अभी क्लासिफाई करना है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में इजी होगा। कल को मुझे कोई चीज मिले, बुक मिले, बुक बोल रही हूँ, कल को कोई मुझे एनिमल मिले, प्लांट मिले, तो मुझे उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर मुझे उसको क्लासिफाई करना होगा, है ना, नॉमेनक्लेचर देना होगा। मुझे आम जैसा कुछ मिल रहा है तो मैं पहले उसको आइडेंटिफाई करूंगी, यार ये तो आम जैसा है, फिर मैं उसको क्लासिफाई करूंगी कि भैया प्लांट्स में डाल दूंगी तुझको मैं, एनिमल मिला तो एनिमल में डाल दूंगी, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद सिस्टमैटिक्स। तो यहां पर हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव, यानी कि कितने सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। काइंड्स का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, अलग अलग तरीके के प्लांट, एनिमल, बहुत उनमें डाइवर्सिटी है, और वो उनकी कंपैरेटिव रिलेशनशिप को हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ निकालना है ना। तो वो कैसे हैं, कितने डाइवर्स हैं, उनके बीच में कंपैरिजन क्या है, और इवोल्यूशन से हमारा उनके साथ क्या रिश्ता है, इस बेस पर, यानी कि इस बेसिक पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और ऐसे क्लासिफिकेशन को जो एक सिस्टम के साथ होता है उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ह्यूमन हैव ऑब्जर्व क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म सिंस एशियन टाइम। तो एशियन टाइम से हो रहा है, और हम इंसान बहुत उत्सुक होते हैं ये सारी चीजें करने के लिए। क्योंकि बेटा, अगर आप सोचो कि 1.5 मिलियन स्पीशीज तुम इस अपनी उम्र में पढ़ लो, तो तुम नहीं पढ़ सकते। स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, सॉरी, स्पीशीज खत्म नहीं होंगी, तुम खत्म हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। इतनी स्पीशीज है कि तुम पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, तुम खत्म। तुम्हारा अगला भी जब तुम अगले जन्म में कहीं पैदा भी होगे, फिर भी तुम कंटिन्यू भी काम करते रहो, पर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये हमने पढ़ा कि इंडियन, ग्रीक सब ये करते थे, रोमन आपके फिलोसोफर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। अब टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी वर्ड का ही मीनिंग क्या है? टेक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट एक, और नॉमस का मतलब होता है रूल के हिसाब से। नॉमस मतलब रूल, टेक्सिस मतलब मीन मैनर के साथ, किसी अरेंजमेंट के साथ ये होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल एंड प्रिंसिपल, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसी रूल या बेसिस पर ही हो सकता है। मैं कैसे किसी को क्लासिफाई कर दूं कि ये चीज अच्छी है, एक चीज बुरी है? बेसिस पर करूंगी, है ना। उसके बाद टर्म टैक्सोनॉमी पहली बार इंट्रोड्यूस किया था एपी कैंडोल, स्विस बॉटनिस्ट ने 1778 में, 1841 में। सोचो कितनी पुरानी बात है। ठीक है, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्ल लिनियस, ये भी याद रखना हमेशा के लिए। और याद रखो, टैक्सोनॉमी में जो टैक्सॉन वर्ड होता है या टैक्सो वर्ड होता है, याद रखो इस वर्ड को जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक इमेजिनेशन डेवलप होती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ एक डॉग, तो इमेजिनेशन आती है। मैं बोल रही हूँ कैट, तो इमेजिनेशन आती है। तो याद रखो, टैक्सॉन वर्ड के मीनिंग के साथ हमेशा एक इमेजिनेशन होती है। ये हमें बार भी वर्ड आएगा ना, टैक्सॉन, टैक्सा, तो हमेशा याद रखना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कि कोई चीज है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद तो अब यहाँ पर सिस्टमैटिक्स के बारे में कुछ बातें करनी है मुझे। टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है? द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू एप्रोप्रिएट टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो भैया टेक्सोनॉमी में क्या है? मुझे टेक्सोनॉमिक ग्रुप के अनुसार सब चीजों को क्लासिफाई करना है। ह्यूमंस को हमेशा से ईगरनेस रही है कि ये कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा बेस्ड ऑन रिलेशनशिप,
और जनरली सिस्टमैटिक में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। और इवोल्यूशन के बेस पर क्लासिफिकेशन करना सबसे बढ़िया क्यों है? क्योंकि देखो, अब जैसे मान के लो एप आए, हाँ, फिर रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ह्यूमन इवोल्यूशन, उसके बाद कैसे मैमल से मैमल आए, है ना, कैसे आए, रेप्टाइल से आए, रेप्टाइल से बर्ड आया, रेप्टाइल से मैमल आया, सब कैसे आए एक के बाद एक हमें पता चल जाएगा अगर हम इवोल्यूशन के बेस पर काम कर रहे होंगे तो। क्योंकि फिर सब रास्ते क्लियर, समझ क्लियर, हाँ इससे ये आया था, इससे वो आया था, तो जो क्लासिफिकेशन बन के मिलेगा वो सबसे बढ़िया होगा। फिर सिस्टमैटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक अप्रोच। आपको ये वर्ड जब भी आएगा मेरे बच्चों, फाइलोजेनेटिक, तो इसका मतलब समझ जाना यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इवोल्यूशन की बात हो रही है। सिमिलर टर्म यूज बाय लिनियस इन हिज वर्कबुक सिस्टमा फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। तो भैया कार्ल लिनियस जो मैंने आपको बोला था फादर है, और फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन होता है। ठीक है, आपको इतना अच्छे से चीजें समझ जाएंगी ना कि आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर को एंड तक देखो, बहुत बढ़िया लेक्चर है। उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल है इस दुनिया में, नॉट पॉसिबल टू स्टडी। मैं कह रही हूँ कि तुम्हें 10 जन्म भी लेना पड़ेगा तो भी तुमसे कुछ ना कुछ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम जन्म लेते रहोगे तब भी कुछ मिलता रहता है। आज के दिन जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कहीं पे नई स्पीशीज को ढूंढा गया होगा, इस दुनिया में कोई नई स्पीशीज क्या हुई होगी, मिली होगी। ठीक है, शायद इंडिया में बहुत सारी मिली होंगी, क्योंकि जंगलों में कुछ स्पीशीज इवॉल्व कर रही है, वो भी मिल जाती हैं। उसके बाद ग्रुपिंग को, ऑर्गेनिज्म को करो, क्या करो, ग्रुपिंग करो सुटेबल कैटेगरी में बाय ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें क्या करना है? ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना है कैटेगरी में देखकर क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब मान के लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना कि एक मुझे ऐसा स्पेसिमेन मिला है, एक ऐसा चीज मिला है, ये समझो, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, अंडर स्टडी जिसको कर सकते हैं, स्पेसिमेन उसको कहते हैं। तो अगर हमें वो मिले, वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, वो फ्लावर बना पा रहा है, तो किसमें डालोगे? किंगडम प्लांटे या एनिमेलिया? बताओ। तो इतना तो तुम्हें भी कैरेक्टरिस्टिक देख के पता चल जाता है किसमें डालूंगा, प्लांटे में। ठीक है, अब मुझे बता देना अगर उसकी लीफ आपको कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ठीक है, ऐसी सीधी सीधी, तो तुम इसको किस में डालोगे? ये मोनोकॉट है। मोनोकॉट मतलब ये समझो जो प्लांट ज्यादा बड़े नहीं हो पाते, अभी फिलहाल ऐसा समझो, मॉर्फोलॉजी में और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट में ऐसे वेब बने होते हैं। क्या बने होते हैं? वेब। ये बड़े बड़े प्लांट्स के होते हैं, तो आप इससे भी पहचान लोगे। आपको पहचानना है, लीफ को देखना है, बहुत सारी चीजों को देखना है और क्लासिफिकेशन कर देना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर वेल स्टेब्लिश्ड प्लान। तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर चीजें देखते हैं, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है उन ऑर्गेनिज्म के बीच पर। अब ऐसे तो हम भी मंकी से आए हैं, पर हम हर मंकी के तो बहुत क्लोज नहीं होंगे, है ना। किस एप्स के हम ज्यादा क्लोज थे, जैसा हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। फिर ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन में नियंडरथैल्स, आप ये क्लास 12th इवोल्यूशन में पढ़ोगे, तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, पहला ओल्डेस्ट फर्स्ट, और वो कैसा क्लासिफिकेशन है? अब याद रखो, जब भी कोई चीज नई बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? नई बनाई जाती है, तो लोग उसको कैसे करते हैं? वो बहुत बेसिक होती है। वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा बेसिक होती है। ठीक है, फर्स्ट ओल्डेस्ट, और हम उसको ऊपर ऊपर से देखते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फ्यू इजिली ऑब्जर्वेबल नॉन इवोल्यूशनरी फीचर। तो हम मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर बाहर से देखेंगे। कैसे देखेंगे बेटा? बाहर बाहर से देखेंगे। ओके, और कोई रिश्ता नहीं है इवोल्यूशन का, एवे ही, और बाहर बाहर की चीजें देखेंगे। और बेटा जैसे आप लीफ देख ले रहे हो, ठीक है, फ्लावर देख ले रहे हो, कुछ भी देख ले रहे हो, पर जरूरी नहीं है ना। अब अगर अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रूट अलग अलग जैसे दिखते हैं, कहीं बहुत बड़े होते हैं, कहीं बहुत छोटे होते हैं, अलग अलग, और मॉर्फोलॉजी के बेस पर तुम गलत स्पीशीज को भी एक साथ रख दोगे, है ना। अब जैसे तुम्हें लगता है कि बैंगन और आलू, है ना, ब्रिंजल और पोटैटो सोलेनिएसी फैमिली के हैं, दिखने में कितने अलग हैं, बट हाँ उनके कुछ फीचर एक जैसे, इसलिए उनको साथ में रखा जाता है ना। अब लौकी है आपकी, ककड़ी है, खीरा है आपका, क्या कुकुम्बर है,
खरबूजा है, तरबूजा है, वाटरमेलन है, वो सब एक फैमिली में आते हैं, वाटरी थोड़े से होते हैं। तो किसी भी चीज को किस तरीके से रखना है, पर यहाँ पर ऊपर ऊपर से देख रहे हो कलर के बेस पर, फॉर्म के बेस पर, जितने भी रेड फ्लावर है सब साथ में रख देंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एफिनिटी रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ था ही नहीं, तो ऊपर ऊपर से देखते थे। और लीनियस ने भी ऐसा ही सिस्टम दिया था, ऊपर ऊपर से चीजों को देखना, पर ऊपर ऊपर से चीज को देख के क्लासिफाई करोगे तो गलत करोगे। अब जैसे मान के लो तुम्हारी बंदी थी, तुमने देखा ऊपर ऊपर से बड़ी सुंदर थी, अंदर से दिल उतना ही काला, तो तुम मुझे बताओ, तुमने जब ऊपर ऊपर से देखा तो धोखा खाएगी नहीं खाया, खा गए, वही बात होती है। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सेकंड क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर हमने क्या देखे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखे, इंटरनल भी देखे, यानी बाहरी रूप से भी देखा और अंदर के रूप से भी देखा। अंदर मैंने क्या देखा, एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब मैंने उसको कट करके देखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसकी केमिस्ट्री भी देखने की कोशिश की कि उसके अंदर क्या केमिकल है, बहुत कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो उसको इंटरनल बोलते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट फीचर, ठीक है, तो हम अच्छे से ऑब्जेक्टिवली अच्छे से सारे अंदर भी और बाहर भी फीचर देख रहे हैं। उसके बाद नॉट सिलेक्टेड मेयरली फॉर कन्वीनियंस, और एम ही क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी ईज के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है बेंथम एंड हुकर, जो आज भी बहुत फेमस है। अंदर बाहर दोनों को चेक करो, एनाटॉमी देख लो, उसकी अंदर की केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स देख लो, प्लांट के अंदर कहीं पे आपको अल्कलॉइड्स मिल रहे हैं कोई टाइप के। देखो कभी कभी होता है ना कि ऐसा लगता है ये तो बहुत इसके जैसा टेस्ट कर रहा है, ये संतरा नींबू है ना, ऐसा दिमाग में घूमता है ना, ऐसा सेम टेस्ट कर रहा है, खट्टा खट्टा। तो सब कुछ देखना है, अंदर भी देखना है, नहीं तो बोलेंगे मैम नींबू इतना छोटा, संतरा इतना बड़ा, मौसम्बी और बड़ा, है ना। तो फिर भी अपने को लगता है ना कुछ तो सिमिलैरिटी, उसी तरीके से। तो यहाँ पे आप जिस लड़की को चूज कर रहे हो या लड़कों को चूज कर रहे हो, उसको अंदर बाहर दोनों तरफ से देख रहे हो, तो ये अच्छा ही रहेगा ना। तो ये काफी फेमस है, आज भी यूज होने वाला है, बेंथम एंड हुकर। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक मतलब याद रखो इवोल्यूशन के बेस पर, सीधा और सबसे बढ़िया होता है इवोल्यूशन, सबसे बढ़िया। अब इसमें क्या खास नहीं था, यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं था, तो बेस्ड ऑन द कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, ठीक है। तो किसने, एंगलर ने और प्रेंटर ने, हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन, हेनरी मोस्ले, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जितना मुझे याद आ रहा है, डोबेराइनर, वैसे ही। फिर टेक्सा और कैटेगरी, जो मैंने आपको बोला था, टेक्सा एंड कैटेगरी टर्म यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। टेक्सा मतलब जिसको देख के कुछ इमेजिनेशन आए, और कैटेगरी को देख के कोई इमेजिनेशन नहीं आती। कैसे इमेजिनेशन नहीं आती मैं आपको बताती हूँ। स्लाइड कितनी बढ़िया बनाई, आपको एकदम अंडरस्टैंड करवाने के लिए सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। जैसे देखो तुम पढ़ोगे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, अब तुम्हें ये तो पता है तुम कौन सी स्पीशीज के हो, तुम्हारी स्पीशीज क्या है, तुम बोलोगे होमोसेपियन है। तो बेटा हम हर चीज को ऐसे ना डिवाइड करते हैं एक एक करके। तो ये क्या होता है, हमारी कैटेगरी, क्या है ये, हमारी कैटेगरी। अब मान के लो कि स्पीशीज में तुम आ रहे हो, ह्यूमन आ रहा है ना, होमोसेपियन आ रहा है, क्या आ रहा है, होमो, स्पीशीज होमोसेपियन, तो यहां पर ध्यान दो होमोसेपियन आ रहा है। तो यहां से मेरी बात याद रखो, जो आपका होमोसेपियन है, क्या है बच्चों, जो होमोसेपियन है वो, उसको देख के कुछ इमेजिनेशन आती है। पर जब मैं बोलूंगी जीनस तो कुछ इमेजिनेशन आ रही है, मैं क्लास बोल रही हूँ तो कोई इमेजिनेशन नहीं आ रही है, किसी ऑर्गेनिज्म की डिवीजन बोल रही हूँ तो आ रही है क्या, नहीं मैम किसी की नहीं आ रही है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो याद रखो टेक्सा वो होता है जिसकी कोई इमेजिनेशन हो, और कैटेगरी की कोई इमेजिनेशन नहीं होती, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन में यूज होता है, ईच कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब आप किंगडम बोलोगे, डिवीजन बोलोगे, तब आपको पता चल जाएंगी वो सारी एक कैटेगरी है। जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, किंगडम को मुझे सोच के कुछ इमेजिनेशन नहीं होता, पर किंगडम प्लांटे, हाँ प्लांट के बारे में बात हो रही, किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक, तो कैटेगरी एक रैंक बताती है जिसको हम टैक्सॉन कहते हैं, जिसको देखकर कुछ इमेजिनेशन आवे, ठीक है। और फाइलोजेनिक डिसेंट, फाइलोजेनिक डिसेंट का मतलब क्या होता है कि मान के लो जैसे कि यहां से कोई कॉमन एंसेस्टर था, उससे बैक्टीरिया बना, आर्की बैक्टीरिया बना और यूकैरिया बना, है ना। तो जैसे कि मान के लो रेप्टाइल से आगे बर्ड बना, फिर आगे मैमल बना, है ना। तो रेप्टाइल के फाइलोजेनिक डिसेंट ये लोग हैं, मतलब आने वाले। तो ऑर्गेनिज्म शोज अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कॉमन एंसेस्टर
3 मेजर ग्रुप डोमेन यहाँ पर शो हो रहे हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा ऑल अराइज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ये सब एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं। इस इमेज में आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं। यस, अब बैक्टीरिया क्या होते हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे हमें या तो हमारी हेल्प भी करते हैं, जो दही में मिलते हैं, या तो डिजीज कॉज करते हैं। आर्किया बहुत ही हार्श कंडीशन में मिलते हैं, मतलब जहां आप नहीं सोच सकते वहां। और यूकैरिया हानि हमारी सेल, ठीक है, हम लोग यूकैरियोट्स है, ठीक है, पर हमारे कोई तो एक ही कॉमन एंसेस्टर थे। उसके बाद आर सेल लिख देती हूँ, अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो। अगर आपको ये नोट चाहिए तो मेरे को आप एक टारगेट पूरा करना है फिलहाल, जल्दी से जल्दी 200 लाइक 100 कमेंट हो जाने चाहिए, तो ये आपको मैं दे दूंगी। उसके बाद 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या है? 3 डोमेन, डोमेन मतलब डोमेन एक ऐसा शब्द है जो किंगडम के भी ऊपर आता है। जैसे कि मैं किंगडम एनिमेलिया से हूं, मैं एनिमल हूं, तुम भी किंगडम एनिमेलिया से हो। कोई प्लांट तो मेरा लेक्चर देख नहीं रहा होगा, है ना? अच्छा, तुम्हारी बिल्ली शायद तुम्हारे साथ बैठ के मेरा लेक्चर देख रही होगी। तो लाइफ तो 3 डोमेन, जो बड़ी बात है 3 डोमेन क्या है? बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया, मतलब हर एक सेल इन तीनों में से किसी एक पर ही होगी। ये 3 डोमेन है, किंगडम से भी बड़े, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेटेड अर्थ इन वेरी सिंपल फॉर्म। तो पहले जिंदगी बहुत सिंपल फॉर्म में आई थी। जैसे हमारे फोन भी थे, तो सबसे पहले कैसे फोन आए थे? सबसे पहले फोन आए थे कौन से? बटन वाले, फिर वो आगे बढ़े, फिर स्क्रीन थोड़ा सा टच और बटन आया, अब प्योर स्क्रीन टच है। अब तो बटन ही नहीं है, पूरा ही स्क्रीन टच है। तो स्ट्रगल चलती रही ऑर्गेनिज्म में कि और परफेक्ट लाइफ बनाई जाए, है ना। उसके बाद प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स लाइफ फॉर्म, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई लाइफ फॉर्म्स बनते गए। कार्ल बूस ने प्रपोज किया 3 डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। और कार्ल बूस ने हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि 3 ग्रुप है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अब डोमेन क्या है? ये किंगडम से भी बड़ी एक यूनिट हमें बोलने की पड़ेगी, उससे भी एक बड़ी यूनिट है ये, क्योंकि सब इसी के अंदर आता है, कुछ इसके बाहर नहीं है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया और आर्किया। अब बैक्टीरिया और आर्किया क्या होते हैं? इनमें राइबोसोम भी इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो। राइबोसोम, जैसे ये मेरे बाल है, ये किसने बनाए? राइबोसोम नहीं बनाए, है ना। ये प्रोटीन बना के देते हैं, और हमारे बाल भी क्या है बेटा? प्रोटीन है। तो ये आपको क्या करके देंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करके देंगे। तो बैक्टीरिया और आर्किया, है ना। तो और ये सारी कैसी सेल है? ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक सेल है। ये भी हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। मैं तुम्हें बेसिक में बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जहां पर कोई चीज पर्टिकुलरली अच्छे से होती नहीं है, मतलब कि एक ऐसा एक कमरे का घर जहां पे कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, कपड़े धोते भी वही है, नहाते भी वही है, खाना भी वही बन रहा है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, बस न्यूक्लियर जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी क्लासिफिकेशन है ही नहीं। फिर यूकैरिया में क्या होता है बेटा? ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब जो हमारी सेल होती है। बैक्टीरिया, आर्किया पुरानी सेल है, तो इनमें ज्यादा फीचर्स नहीं है। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनके पास मीजोजोम होता है, मतलब एकदम खराब। वो सेल के अंदर से ऐसे कुछ तो फालतू से स्ट्रक्चर बना लेंगे, एकदम ऐसा काम चलाओ, ऐसा मान के लो सेल है ना, तो ये उन्होंने मीजोजोम बना लिया, इसी में कुछ एंजाइम लगा दिए जो माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। हमारी सेल में कैसा है? प्रॉपर तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से तो पहले तो डीएनए है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर तरीके से डीएनए है, वो भी कहां पर है? न्यूक्लियस में, ठीक है। इनका न्यूक्लियस भी एम ही पड़ा होता है। और हमारे पास प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया है भैया, अलग अलग कंपार्टमेंट है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ये तीनों जो डोमेन है ना, इनका यूनिक राइबोसोमल आरएनए है, यानी इनका राइबोसोम अलग सा है। जैसे कि जनरली 70s राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम के टाइप होते हैं। ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम बायोमोलिक्यूल और सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें काफी अच्छे से समझ गई होंगी। उसके बाद आर्किया, ये कहाँ हो सकते हैं? ये कोई भी सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन में कर सकते हैं, तुम इनको कहीं भी देख सकते हो। ऐसे थर्मल जो प्लांट नहीं सॉरी थर्मल जो विंग्स होते हैं, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा 100 200 80 डिग्री कहीं पे भी मिलेंगे, नमक ज्यादा है वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। हाई टेम्परेचर के होते हैं, हाई सैलिनिटी जहां नमक बहुत ज्यादा है, एसिडिक कंडीशन, हर बुरी कंडीशन में ये आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, आर्किया से अलग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। फिर
अब हम पढ़ेंगे, अब यहाँ तक हो गया, फिर हम पढ़ेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। अब मैम कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी मतलब मैं ऐसा क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर वर्ड टैक्सोनॉमी आया है तो मतलब क्या हो रहा है बेटा? क्लासिफिकेशन। क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमी बहुत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दो। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन केमिकल कंपाउंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनिज्म को वो उनके अंदर केमिस्ट्री क्या है उस बेस पर क्लासिफाई करूंगी, और बहुत अच्छा क्लासिफाई होगा। मैं नींबू को, संतरे को, जितने भी सिट्रिक फूड है सबको एक साथ ले लूंगी क्योंकि वो खट्टे होते हैं, है ना। तो इसी बेस पर, जैसे कि आर्किया, ये भी एक बैक्टीरिया है, पर इसकी जो सेल वॉल है वो सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन है। उसके बाद प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन है, फंजाई में काइटिन है, और प्लांट में सेलुलोज है। तो अगर इन सब की सेल वॉल अलग अलग केमिकल से बनी है तो फॉर श्योर ये सब लगभग लगभग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे। तो अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन केमिकल के बेस पर किया होगा तो उसको कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो न्यूमेरिकल और डीएनए बारकोडिंग कैसे करते हैं मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है उसको हम न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान के लो मेरी स्टेम की कितनी हाइट है, 80 है क्या सेंटीमीटर, लीफ का क्या साइज है, हर एक चीज का साइज का उसको न्यूमेरिकल डाटा दे देंगे। लीफ का क्या साइज है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है क्या, ये जस्ट मैं रैंडम ले रही हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी साइज है उसको नंबर में बदल दिया, और मैं सिमिलैरिटी कैलकुलेट करूंगी कि दूसरे प्लांट के भी स्टेम और लीफ की साइज वही है क्या, फ्रूट की साइज वही है क्या, फिर उस बेस पर क्लासिफाई कर दूंगी। तो जिसकी साइजेस सेम आएंगी, ठीक है, उनको बस आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर तो इस रिमोट का और इस रिमोट का भी हो सकता है, पर ये रिमोट एक साइज के नहीं है तो क्लासिफिकेशन में साथ में नहीं जाएंगे। तो सपोज वी हैव 3 प्लांट, इमेजिन करो आपके पास 3 प्लांट है, तो प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी है। तो मान के लो जो आपका प्लांट ए है उसका लीफ शेप देखोगे, फ्लावर कलर देखोगे, फ्लावर स्ट्रक्चर देखोगे, सीड टाइप देखोगे और स्टेम टाइप देखोगे, सारी आप कल देख लोगे, नंबर दे दोगे उनको, है ना, साइज से नंबर दे दो जिस तरीके से भी। अब मान के लो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई दूसरा प्लांट उतने सेंटीमीटर का हो, तो ऐसा हो सकता है कि प्लांट ए और प्लांट बी में 80% की सिमिलैरिटी निकले, जैसे कि उसका भी स्टेम 80 कुछ साइज का है, उसका भी स्टेम 80 कुछ साइज का है, लीफ 20 साइज की, उसकी भी लीफ 20 सेंटीमीटर, जितना भी हो सकता है, जो भी साइजेस सेम है तो हम उसको एक कैटेगरी में डाल देंगे ना, क्योंकि साइजेस सेम है तो, है ना। और प्लांट ए और सी में काफी डिफरेंस है तो वहां पे सिमिलैरिटीज नहीं है। अब A and B is more similar. Use algorithm because मैनुअली इट इज हार्ड। अब तुम्हें एल्गोरिदम यूज करना होगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ये थोड़ा सा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच में आ जाता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर तो यूज होगा, एल्गोरिदम यूज करना है। एल्गोरिदम का मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली कंप्यूटेशनल प्रोसीजर करना होगा। तो जो भी आपको डेटा मिला है, मिल गया है डाटा, अब उसको स्टेप बाय स्टेप आप मैथमेटिकल और उस चीज से ये करो, उसको डेटा दो, वो क्लासिफिकेशन करके दे देगा। जैसे आप डेटा साइंस में टेबलू बहुत सारे चीज सीखते हो जो चीजों को क्लासिफाई करने में और डेटा को समझने में काम आता है, ये कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो हमें जो भी ये एल्गोरिदम ही है, जो भी कैरेक्टर का डेटा मिला है उसको नंबर दे दिया, फिर कैलकुलेशन करके सिमिलैरिटी को साथ में समझा और सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया, तो सेम ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप, और उससे एक फॉर्म बन जाता है क्लस्टर का। अब जो सेम ऑर्गेनिज्म है, क्लस्टर का मतलब सेम ग्रुप में डाल दूंगी मैं, कहाँ डाल दूंगी? सेम ग्रुप पे, ठीक है। प्लांट ए एंड बी इन सेम क्लस्टर, प्लांट सी इज डिफरेंट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वर्क करती है। तो क्वांटिफिकेशन, हम एक क्वांटिटी दे देंगे, है ना, और फिर एल्गोरिदम बनाएंगे कि देखो ये ऐसा ऐसा है, एल्गोरिदम से मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक डेटा वेटा बनाएंगे, ठीक है। फिर क्लस्टर का एनालिसिस करेंगे, सबको साथ में ग्रुप में ले आएंगे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा रादर देन सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव ना होके हम न्यूमेरिकल उस पर काम करेंगे। और ये कब, अब ये तो बहुत नई भी बात नहीं है, पर हाँ कब यहाँ पर कंप्यूटर सब आ चुके थे 1963 स्मिथ और ये सॉकेल ने इसको ढूंढ लिया था। उसके बाद क्लेडोग्राम एकदम इजी है बेटा, इसको आप समझो ट्री डायग्राम। क्या समझोगे? ट्री डायग्राम, बस इसको और कुछ आपको समझना ही नहीं। जैसे ये भी एक ट्री डायग्राम है, जैसे हम करते हैं ना कि हमारे दादा और दादी थे, उनकी शादी हुई है ना, तो फिर
मेरे फिर मम्मी पापा हुए, फिर मैं आया, जैसे अपन टी डायग्राम बनाते हैं वही है, टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न है ये। डायग्राम हैविंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप है। कॉमन एंसेस्टर क्या है, यानी इवोल्यूशन यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा, आ गया है। ओके, उसके बाद ब्रांचिंग डायग्राम ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब बेटा फाइलोजेनी, अब देख रहे हो कैसे बंदर का कान हमारा कान, इसकी नाक हमारी नाक, उसके लिप्स हमारे लिप्स। ठीक है, फाइलोजेनी का मतलब ही क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि इवोल्यूशन तो एकदम ही क्लासिफिकेशन की तरह हुआ है ना। सबसे पहले बहुत भारी भरकम ऑर्गेनिज्म नहीं आया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आए, अमीबा आया, ट्राइलोबाइट्स आए, है ना, सबसे पहले ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आया, अलगे आया, बोला हर बात ये, और ये चैप्टर पूरा इवोल्यूशन के हिसाब से भी चलता है। जब हम किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफिकेशन, कंसीडर मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस। तो पहले हम देखते हैं ऊपर ऊपर से बातें, फिर रिलेशनशिप देखते हैं उनकी, फिर अंडरस्टैंडिंग करते हैं इवोल्यूशन में क्या रिश्ता होगा, फिर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज और मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे कि हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करके क्या बनाते हैं, पायरुवेट, और पायरुवेट कहाँ जाता है, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम बनता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, फिर इससे हम एटीपी बना लेते हैं एंड में, ईटीसी चेन में। तो ये इसके अंदर भी हो रहा है, मेरे अंदर भी हो रहा है, बंदर के अंदर भी हो रहा है, इंसान के अंदर भी हो रहा है। तो एग्जाम्पल वूस 3 डोमेन कॉन्सेप्ट और विटेकर 5 किंगडम सिस्टम भी इसी का बात है, कि तुम्हारे बॉडी में अब बंदर के अंदर मेरे अंदर एटीपी बनने का मेथड तो सेम ही है। तो मेटाबॉलिक देखो कि चीजें देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ चीज डाइजेस्ट कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते, है ना, तो उस बेस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा सबसे टफ टॉपिक जो लोगों को लगता है, डीएनए बारकोडिंग। तो याद रखो, अगर मान के लो मैंने आपका डीएनए ओपन किया, तो डीएनए जनरली किससे बनता है, डीएनए बनता है शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो डीएनए इन चीजों से बनता है। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस किस टाइप के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अभी बस आप इतना याद रखो, अगर आपने 10th में ये नहीं पढ़ा है तो बस इतना याद रखो, 4 कोड है मेरे पास, उसी से मुझे कोडिंग करनी है। तो अगर तुम किसी भी इंसान का डीएनए खोल के देखोगे ना, किसी भी इंसान का, तो मान के लो मैंने एक कोड बनाया ATGCCGATGC, ठीक है, या और थोड़ा इजी कर लेते हैं, ATATGCCG, है ना, ऐसा मैंने कोई कोड निकाला, ATATGCCG, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे ये कोड है, तो डीएनए में हम लोग बार कोडिंग कैसे करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म को लो, उसका डीएनए आइडेंटिफाई करो। जैसे मेरा डीएनए निकाला, तो मेरा कोड क्या, किसी प्लांट का निकाला या किसी बर्ड का निकाला, तो क्या निकला, ATATGCCG, है ना, आइडेंटिफाई किया। तो उसका शॉर्ट सीक्वेंस लेना है, मान के लो यही मेरा वो शॉर्ट सीक्वेंस है। वैसे डीएनए 2 मीटर का होता है, यानी सीक्वेंस बहुत ज्यादा है, पर मैंने ATATGCCG लिया है, उसके शॉर्ट स्टैंडर्ड रीजन सीक्वेंस को बार कोड जैसा यूज करो। मतलब कि जैसे आपने बार कोडिंग कहाँ देखी है मैम, इधर देखी है मैंने, डी मार्ट में मैंने बार कोडिंग देखी है मैं, ठीक है, और मैंने कहा डीएनए बार कोडिंग देखी है, और मैंने मॉल्स में देखी है ना। तो वहां पर कैसे होता है, ऐसे लाइन 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 ऐसे कुछ तो होता है हर एक सामान के लिए। अगर उस बार कोड को मैंने वो रेड लाइट से कंप्यूटर के थ्रू किया, तो मुझे उस सामान कितना बचा है, क्या बचा है, कितने का है, सब पता चल जाता है। हमें यहाँ पे वो बार कोड नहीं यूज करना है, ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है। तो डीएनए के बहुत बड़े से सीक्वेंस में से मैंने ये सीक्वेंस उठाया, ATATGCCG। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, स्टैंडर्ड रीजन सीक्वेंस। क्या बोलूंगी, स्टैंडर्ड रीजन सीक्वेंस बोलूंगी। भैया ये कोड देख लो, है ना, ये कोड रिप्रेजेंट कर रहा है कोई प्लांट का या किसी भी चीज का। उसके बाद मान के लो कभी भी, अब जैसे मान के लो ये मैंने किसी प्लांट का लिया है, क्या लिया है, प्लांट का। अब मान के लो कभी मुझे रास्ते में अननोन प्लांट मिल जाए और टिश्यू ही मिले उसका, ना लीफ मिले, ना रूट मिले, ना फ्लावर मिले, बस थोड़ा सा टिश्यू मिले, फिर मैंने टिश्यू से भी डीएनए निकाला और कोड वापस ऐसे ही आ गया, सेम कोड आया जो पहले कभी आया था, है ना, किसी प्लांट का। मान के लो ये प्लांट रोज का है, ठीक है, या कोई एकदम ही अलग प्लांट है, मान के लो बहुत ही अलग प्लांट है, पोलू प्लांट है, पोलू नाम का प्लांट है जो सबको पता भी नहीं है उसका, और ना उसका रूट स्टेम कुछ नहीं मिला, उसका थोड़ा सा टिश्यू ही मिल गया।
थोड़ी सी डंडी मिल गई उसकी लीटस स्टेम की, तो मैं उसका डीएनए वहां से निकाल सकती हूँ। डीएनए का कोड ये था और मान के लो वापस ये करने के बाद भी यही मिला, तो ये कौन सा प्लांट होगा, पोलू प्लांट होगा। तो इवन टिश्यू हेल्प करेगा बार कोडिंग के लिए, सिलेक्टिवली डीएनए यूज जैसे कि, और एक आरबीसीएल और एमटेक एमटेक नहीं मैट के नाम का हमें सिलेक्टिव डीएनए हमने बनाया हुआ है कि भैया इस जो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसको मैट के बोल दो, तुम इसको पोलू भी बोल सकते हो, मतलब बड़े सीक्वेंस को एक नाम दे दो, पोलू दे दो कि भैया पोलू का ये सीक्वेंस है बस। तो न्यू फेदर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज, तो डीएनए सीक्वेंस लो टाइनी टिश्यू से, इससे क्या होगा, अब तुमने कभी डीएनए मैच किया तो तुम्हें न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज, तो मान के लो, अगर मान के लो मैंने पहले ही सारे कोड निकाल चुके हो, सारे प्लांट के मेरे पास कोड है, और साला कुछ नया सा आ गया, अलग सा आ गया है ना, तो मैं तो ये बोल सकती हूँ ना कि भैया ये नया है, ऐसा कुछ भी हमारे बारकोड में नहीं है। इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब सोचो अगर कोई, मैंने बोला था कोड ये है, तो मान के लो दूसरा कोड बस इतना ही हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ ना देखो बहुत तो ये कोड सेम ही है ना, खाली टी इधर आ गया, कुछ तो रिश्ता हो सकता है। तो बेसिक स्टेप क्या है, डीएनए कलेक्ट करो, बारकोड डेटा ऑफ अननोन स्पीशीज, कलेक्ट डीएनए बारकोड, मतलब कि एक डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लो, मैच अननोन सैंपल को बारकोड से करो, और मान के लो अननोन मिला और उसको बारकोड से करो विद बारकोड लाइब्रेरी, अगर आइडेंटिफाई किया तो अगर हो गया तो है। अब इससे क्या होता है, अगर मान के लो कोई टिश्यू मिल गया और ऐसा मिला जो प्लांट एंडेंजर्ड है, जिसके आने वाले समय में उसके एग्जिस्टेंस में खतरा है, उसका नंबर कम है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो उससे मैं प्रोटेक्ट कर लूंगी, कहीं भी बारकोड से मुझे पता चल जाएगा ये वही प्लांट है। और आप पढ़ोगे 12th में कि टिश्यू कल्चर से हम उसको रिवाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रिवेंशन कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, है ना, तो अगर हमें पेस्ट का ही जैसे पेस्ट है उसका मालूम पड़ जाए कि भैया क्या कोड है, तो उसके बेस पर हम चीजें बना सकते हैं, है ना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज वेक्टर, वेक्टर का मतलब प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड मतलब एक तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि वो भी डीएनए है, तो कोड से हम पता कर सकते हैं ना कि ये क्या है भैया, ये डिजीज कॉज कर रहा है, ये प्लांट में कुछ तो कर रहा है। अब कोरोना का भी कोड निकाला गया था ना बेटा, अगर कल को कुछ वैसे ही सिम्टम वाली बीमारी आई और हमने उसका डीएनए निकाला और उसको कोरोना से मैच किया और वो कोरोना के क्लोज वन निकला, तो फिर वो कोरोना का कोई वेरिएंट होगा। उसके बाद ऑथेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट, हमें ऑथेंटिकेट करना है कि भैया ये प्रोडक्ट नेचुरल अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट है कि नहीं, उसके कोड में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो मान के लो पर्टिकुलर सीक्वेंस मान के लो कोई बहुत अच्छा दवा बना रहा है, कोई बहुत अच्छा मेडिसिन बना रहा है, मतलब वो कोड ही मेडिसिन का है पर्टिकुलर, तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छा डीएनए सीक्वेंस से आप सब कुछ पता लगा सकते हो, ठीक है। हमारे भी बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस क्या बनाते हैं हमें पता चल चुका है और अभी भी करना बाकी है, तो बायो में ऐसा बहुत कुछ है जो करना बाकी है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। अब क्लासिफिकेशन को तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, है ना, बस ऐसे ही कर दिया कि तू अच्छी तू बुरी है, क्लासिफिकेशन तो करना ही नहीं चाहिए ऐसे किसी को, अच्छे और बुरे को। इन्वॉल्व्स हायरार्की, हायरार्की मतलब एक क्रम के अनुसार, जैसे कि क्रम क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, जैसे कि सबसे ऊपर अपने स्कूल में ट्रस्टी होते हैं, फिर प्रिंसिपल होती हैं, फिर स्टाफ टीचर होते हैं, है ना, फिर सारे काम करने वाले होते हैं, वो सब हम पर ध्यान देते हैं ना, तो एक हायरार्की होती है। प्राइम मिनिस्टर, फिर आपका सीएम, है ना, चीफ मिनिस्टर, फिर आपके यहाँ कोई आमदार, मुझे इतना पॉलिटिक्स पता नहीं, बस हर चीज में एक हायरार्की आप देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, रैंक मैंने आपको बताया था कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये वाली बात कर रही हूँ मैं। तो पार्ट ऑफ ओवरऑल अरेंजमेंट, तो ये ओवरऑल अरेंजमेंट में हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से मिलता है, जिससे एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है, इसको मैं आपको अभी समझाऊंगी। अगर आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद करोगे, करीना, दिव्या, ठीक है, करीना, दिव्या क्लास में, ठीक है, क्लास में क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली के लिए, अच्छे बच्चे रे, फैमिली के लिए क्या ऑर्डर कर रहे हैं, फैमिली के लिए, ठीक है। तो करीना दिव्या क्लास में ऑर्डर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं फैमिली के लिए क्या, एक जीनस यानी कि जीन्स, ठीक है, और स्पीशीज, बस इतना याद करो। मान के लो जीनस और स्पीशीज कोई अच्छा गिफ्ट है, ऐसे करके बस याद कर लो। तो करीना दिव्या क्लास में
ऑर्डर कर रहे थे फैमिली के लिए जीनस और स्पीशीज, कुछ भी करके याद कर लो, वैसे ये एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, जस्ट फॉर योर, जस्ट आपके एक नॉलेज को बढ़ाने के लिए आता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा ही नहीं, कभी नहीं पूछा गया कहीं भी किसी कॉलेज के एग्जाम में, ठीक है। और आपको बता दो 11th के बच्चों, मैं खुद कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो फिर आपको बता सकती हूँ, सब ऑर्डर सब फैमिली, मतलब ऑर्डर के भी सब हो सकते हैं, सब फैमिली हो सकते हैं, ये फैकल्टी कैटेगरीज है, मतलब जब ही जरूरत होगी तब भी यूज होती है, नहीं तो सिर्फ यही यूज होती है, KDC OFG और S। मैं तो कभी कभी ये भी याद कर लेती थी, KDC OFG S, KDC OFG S। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्पीशीज देखो, जितना तुम नीचे जाओगे सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, जितना तुम ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज कम होंगी, हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो टैक्सॉन है, ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन क्लासिफिकेशन, जैसे कि किंगडम प्लांटे, तो प्लांटे क्या है भैया, ग्रुप ऑफ एनी रैंक है, ठीक है। डेफिनेशन H.G. लैम ने दी थी 1940 में, एग्जांपल इन प्लांट किंगडम ग्रुप सच एज एंजियोस्पर्म डाइकोटिलेडोनी, ठीक है, मालवेसी, पॉलीथियल, बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे, ईच रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, एक टैक्सॉन। जैसे कि एंजियोस्पर्म नाम आता है तो मुझे पता चलता है कि ये फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है, डाइकोटिलेडोन बोलूंगी तो भैया डाइकॉट प्लांट है, मालवेसी मतलब कि हिबिस्कस है ना, पॉलीपेटेली मतलब बहुत सारे पेटल हैं, ठीक है। ईच रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, अ टैक्सॉन मतलब जिसको मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, मुझे इसको पढ़ के फ्लावर वाला प्लांट इमेजिन हो रहा है, इसमें डाइकॉट प्लांट इमेजिन हो रहा है, मतलब बहुत डाइकॉट मतलब बड़े प्लांट, मोटे मोटे ताजे ताजे। हायरार्की टू रिमेंबर, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। करीना दिव्या क्लास में ऑर्डर कर रहे थे फैमिली के लिए जीनस और स्पीशीज, या तो KDC OFG S भी याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपेयरिंग टू ऑर्गेनिज्म ओनली एट डिवीजन लेवल क्लासिफिकेशन बिकम डिफिकल्ट, मोर डिटेल टेक्सोनॉमिक, हमें सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो तुम्हें कैसे इमेजिन करना है, ये बच्चे इसको समझ नहीं पाते, ध्यान से देखो, किंगडम और एनिमल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइलम, ठीक है, डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीशीज, ठीक है। तो किंगडम मतलब बड़ी चीज, फाइलम और डिवीजन क्या होता है बेटा, एनिमल और प्लांट का, कि फाइलम एक एनिमल है, डिवीजन क्या है, प्लांट है, ओके। तो दोनों को आपको, अगर आप एनिमल्स के बारे में लिखोगे तो हमेशा फाइलम लिखोगे, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसको तुम एड्रेस के जैसे समझो, कि तुम किंगडम मतलब तुम्हारा कॉन्टिनेंट है, जैसे कि हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, है ना। अब नीचे आओगे तो तुम और क्लोज पहुंचोगे, कंट्री यानी कि इंडिया में, ठीक है। फिर क्लास में है स्टेट, ठीक है, यानी कि हमारा महाराष्ट्र। अब सिटी से शायद तुम पुणे में रह सकते हो तो सिटी पुणे, मैं एकदम तुम्हारे एड्रेस पर आती जा रही हूँ। एरिया जैसे कि आपका कोट रोड एरिया है कोई, स्ट्रीट क्या है, पाउ रोड कोई स्ट्रीट है, ठीक है। और हाउस का एग्जैक्ट हमें एड्रेस स्पीशीज के बेस पर मिलता है ना। तो ये बात समझ में आ रहा हो, एड्रेस से भी तुम ये समझ सकते हो कि किंगडम यानी मैं अपने कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, स्पीशीज मतलब मैं एकदम मेरे घर के बारे में बात कर रही हूँ, फिर मैं मेरे एरिया के स्ट्रीट के बारे में बात कर रही हूँ ना, ठीक है, फिर मैं मेरे एरिया के बारे में बात कर रही हूँ, फिर मैं मेरी बहुत सारी स्ट्रीट होगी उस सिटी के बारे में बात कर रही हूँ, सिटी बहुत सारी है तो स्टेट बन जाएगा। तो तुम देखोगे तुम जितना ऊपर जाओगे सिमिलैरिटी कम होती जाएगी, और जितना नीचे जाओगे सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है ना। तो एशिया में तुम भी रहते होगे, तुम्हारा मान के लो दूसरे स्टेट में रहने वाला दोस्त भी रहता होगा, ठीक है। इंडिया बोले तो तुम और क्लोज आ गए, महाराष्ट्र बोले, महाराष्ट्र में मान के लो तुम किसी सिटी में ही रहते हो तो और क्लोज आ गए, ऐसे कर करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक अ कंप्लीट एड्रेस गोज फ्रॉम वेरी ब्रॉड लोकेशन टू स्पेसिफिक वन, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अब जैसे देखोगे सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है आपके लिए, यहाँ पर आप देखोगे कि स्पीशीज बेसिक एंड प्रिंसिपल नेचर टेक्सोनॉमिक यूनिट है, मतलब कि बेसिक है, जितने भी शेर आएंगे, जितने भी टाइगर आएंगे वो सारे सेम स्पीशीज पे आएंगे, यस और नो, यस। पंथेरा टाइग्रिस क्यों सेम आएंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली ऊपर से भी दिखने में सेम है और एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए सेम स्पीशीज में, स्पीशीज की डेफिनेशन ही यही है कि इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा जाए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हैं जो आगे जाके बच्चे पैदा कर सके। तो ये सेम स्पीशीज पे होंगे, मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी और इंटरब्रीड कर पाएंगे, और सेम स्पीशीज है सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, सिमिलैरिटी लेवल पूरी 5 के 5 मैं इसको स्टार दूंगी, और फर्टाइल चीजें बनेगी, और
or earlier species was considered indivisible, stable and static. In modern taxonomy, subspecies, variety and population are also recognized. तो अब स्पीशीज के भी सब स्पीशीज होते हैं जो थोड़े बहुत मैच करते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ऑल इंडिविजुअल मेल फीमेल क्यूब्स आर वेरी सिमिलर, सब सिमिलर है, और इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, फर्टाइल बच्चे बना सकते हैं और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो ये सारे एक ही स्पीशीज के हैं, है ना, सारे टाइगर। अगर हमारी भी बात करें तो हम सब एक स्पीशीज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पीशीज क्या है, एकदम एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही। अब वो किससे मैच कर रहे हैं, क्योंकि मान के लो, अगर देखो क्यों हम टेक्सोनॉमी, क्यों हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कि अगर मान के लो मुझे एक पूरे किंगडम के बारे में पता चल गया, जैसे किंगडम प्लांटे, ये हरे होंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये एक ही जगह रहते हैं, मतलब कहीं घूमते घामते नहीं है ना, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फ्रूट बना के दे सकते हैं। अगर मैं ये सब की बात कर रही हूं तो मतलब मैं सिर्फ प्लांट्स की बात कर रही हूँ, यानी हर एक किंगडम के हर एक जगह के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको बस एक ही बार पढ़ना पड़े। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है यार, अगर हम 1.5 मिलियन को जो हम अभी ढूंढ चुके हैं उसको भी पढ़ेंगे तो जन्मों लेने पड़ेंगे, तब वो पढ़ पाएंगे अपन। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, सबको एक एक ग्रुप में डाल देते हैं, बस ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे, तो अंदर भी तो वही सारी चीजें होंगी। जैसे आपका क्लास ABC डिवीजन है, तो A डिवीजन को आप अच्छे से समझ गए, बहुत आवाज करता है ये बैच, है ना, इसके टीचर ये नहीं, ये सब उसके, आपने क्लास के हर एक बच्चे के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, आपको बस पूरा ओवरऑल एक चीज पता चल गया। ये होता है क्लासिफिकेशन करने का फायदा, है ना। अब जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं कि ये ग्रुप कैसा है, हेलोजन है, तो सब एक जैसे होंगे। हाँ, उसके बाद क्लोरीन, आपका आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, ये सब सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो हमको क्या होता है कि हम जब किसी को एक ग्रुप में डाल देते हैं तो हम उसके बारे में सेम ख्यालात रखते हैं, भले उनमें फर्क होगा, फ्लोरीन क्लोरीन में फर्क है, पर हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये बात समझो, समझ में आ रहा है। तो हम ऐसे ही ग्रुपिंग करते हैं। उसके बाद जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, टाइगर, लायन, लेपर्ड, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, ठीक है। अब टाइगर, लायन, लेपर्ड एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, और ये जीनस पैंथेरा के हैं। अब इनको साथ में रखने से क्या होगा, अगर मैंने सिर्फ जीनस के बारे में भी पढ़ लिया तो चाहे इसके अंदर कोई भी आए मैं इजीली कर लूंगी। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस हैव मेनी सिमिलर, और दिख तो भी ये सेम है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन लेपर्ड है कौन, है ना, अपने को कभी कभी हो ही जाता है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज आर नॉर्मली डू नॉट इंटरब्रीड, और ये एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब घोड़े और गधे से हम म्यूल तो बना लेते हैं, बट वो सेम स्पीशीज नहीं है, क्लोज वंस है। तो जीनस में क्लोज स्पीशीज आती है जो एक ही जगह से आगे कभी ना कभी एंसेस्टर से बड़ी होंगी। इनकी सिमिलर बॉडी है, पावरफुल बिल्ड है, इनका स्कल सेम है, सर सेम है इन सबका, है ना, डेंटल सेम है, तुम देखोगे तो इनके बालों की पोजीशन भी लगभग सेम होती है, क्लॉज की भी शेप सिमिलर है लगभग लगभग, और बहुत सेम दिखते हैं, है ना। जैसे टाइगर और लायन का बच्चा लाइगर बनाया गया है, ठीक है। टाइगर, लायन, लेपर्ड, दिस थ्री स्पीशीज आर सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर, पावरफुल बिल्ड, ये सब एकदम प्रॉपर है, दैट इज व्हाई इनको जीनस में डाला। अब तुम मुझे बताओ, अब जीनस हो गया, अब नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे फैमिली की तो हम यहाँ पर कैट को भी डाल दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि बोलते ना कैट इन सबकी मौसी है, क्योंकि उनकी जैसी दिखती है। और सेम प्लांट, हिबिस्कस, गॉसिपम, सीडा और बॉम्बेक्स, ये सब क्या है, दिस आर डिफरेंट जेनरा बट इंपॉर्टेंट कॉमन फ्लोरल कैरेक्टर। सब में तुम देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसी सारी चीजें आपको दिख रही हैं। फ्लोरल स्ट्रक्चर सेम है, एंड्रोशियम का साइज होगा, गाइनोशियम का, और भी सारी चीजें हैं। तो ये सारी मालवेसी फैमिली में आती है। उसके बाद ध्यान दो, तो फैमिली फेलिडाई में टाइगर, लायन, लेपर्ड और कैट सब एक जैसे दिखते हैं, सबको एक ही फैमिली में डाल दिया। अब डॉग को इस फैमिली में नहीं डाल सकते, वो कैनिडाई फैमिली का है, क्योंकि वो अलग ही दिख रहा है ना, मैम सेम फैमिली में मत डालो। अब तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तो अब सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज और कम होती जाएंगी, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड थोड़े एक ज्यादा सेम दिखते हैं कंपैरेटिवली कैट से, ठीक है। वाई सेम फैमिली, सेम फ्लोरल स्ट्रक्चर हो सकता है, सेम एंड्रोशियम, गाइनोशियम, मतलब मेल फीमेल गैमेट, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट की हाइट, प्लांट के शेप, सारी चीजें सेम हो सकती हैं। बेसिक बॉडी, स्केलेटल बॉडी इन सबकी सेम ही है ना। अगर कभी कभी अरे बिल्ली का बच्चा नहीं, अभी ये शेर का बच्चा है, क्योंकि सेम ही लग रहे हैं। सिमिलर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, एक मूवी में तो कभी मैंने देखा ही है ना। और जेनेटिक रिलेटेडनेस, तो यहाँ पर तुम देखोगे स्टार कम हुए, अब 3 स्टार बचे, तो बहुत सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी सेम है जीनस लेवल पर, ठीक है।
5 पेटल्स, स्टेमन, स्टेमन देखो मैंने कहा था ना 5 पेटल, सबके पास 5 ऐसे पेटल होंगे, सबके मेल जो स्टेमन्स होते हैं, है ना, एंथर और फिलामेंट सेम है। इंफीरियर ओवरी है, ओवरी मतलब ओवरी नीचे है, बाकी सब उसके ऊपर से निकल रहा है, ठीक है, ये जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो तुम समझ जाओगे। और सब मालवेसी फैमिली के, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग उसके ऊपर चले गए ऑर्डर। अब देखो, अब देखो, अब एकदम ही, अब इनके साथ हम डॉग को भी रख रहे हैं। ए भगवान, डॉग को क्यों रखा? क्योंकि ये सब कार्निवोरा ऑर्डर के हैं, ये सब कार्निवोर्स हैं। यस, ये सब कार्निवोर्स हैं, तो इनको सेम ऑर्डर में रख दिया। इनका खाने का हैबिट सेम है तो इनको एक साथ रख दिया। हेटरोमॉर्फिक न्यूट्रिशन है, मतलब दूसरे एनिमल को खाएंगे, इसलिए कार्निवोर है। और इनके वेल डेवलप कैनाइंस है, इनके दांत सेम है ना, जैसे कुत्ता काट लेता है, अरे इन लोग काट लें, फिलहाल ये इन लोग तो काट ले तो आदमी मरी जाए। वापस स्कल एक जैसा है। 4 लिम्ब हैंड लिम्ब अडेप्टेड फॉर रनिंग एंड कैप्चरिंग प्रे, है ना, कुत्ता कैसे पीछे पड़ जाता है और इन लोग तो भगवान करे पीछे ना पड़े। और शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल है, मीट के डाइजेशन के लिए, सबका सेम है ये। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इन अ सेम कॉमन एफिनिटी, यहाँ पर हमें देखो एफिनिटी और कम मिल रही है। अब कुत्ते को तो हम इसके साथ इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे आज तक, पर हाँ, खाने की स्टाइल तो सेम है, बाकी स्ट्रक्चर्स भी सेम है, दांत भी वैसे हैं, तो साथ में डाल दिया, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब हम लोग पहुंचेंगे क्लास में। अब तो इनके साथ बंदरों को भी ले आए अपन, बंदरों को भी ले आए, क्यों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सब मैमेलिया है, मैमल्स क्या, जिनके ब्रेस्ट होते हैं, जिनको निप्पल होते हैं। अब देखें तो वेल भी इसमें ही आएगा, ह्यूमन भी इधर ही आएगा इसी क्लास में, क्योंकि उनके पास क्या है, निप्पल्स हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हायर टेक्सोनॉमिक रैंक अदर देन डिफरेंट ऑर्डर है ब्रॉड कॉमन कैटेगरीज। और क्लास मैमेलिया, ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी सारी बॉडी में हेयर है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट होना, निप्पल होना। उसके बाद यंग वंस आर नरिशेस विद मदर मिल्क, और हम भी मैमल्स में ही आते हैं ना, मम्मी का दूध पीते। 4 चेंबर हार्ट है, लंग्स और डायफ्राम प्रेजेंट है, और वेल डेवलप ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन इन सब में है। तो इन सबको मैंने मैमल्स में डाल दिया। अब सिमिलैरिटी और थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि बंदर भी आ गए, है ना। अब बंदर तो ऐसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं कंपेयर टू उन लोगों से। रिलेटेड ऑर्डर, हाई टेक्सोनॉमिक और रिलेटेड ऑर्डर, सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब डिवीजन, अब सिमिलरिटी और कम होती जा रही है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हिबिस्कर, मस्टर्ड, मैंगो, राइस, डिफरेंट है ये लोग। हिबिस्कर, मस्टर्ड, मैंगो, राइस, ये तो मोनोकॉट भी है। उसके बाद डिवीजन में रोहू, फ्रॉग मतलब मछली, फ्रॉग, पिजन और डॉग आ रहा है, ये भी, ये तो उड़ने वाला पक्षी है। और ये अब बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब फ्लावरिंग प्लांट है तो एक साथ डाल दिया। और एनिमल विथ नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेटा के हैं, तो इनको एक साथ डाल दिया। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये चीजें सेम है कि नहीं, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस, डाइकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोन, पर ये क्या शेयर कर रहे हैं कि ये सब क्या दे पा रहे हैं, ये सब क्या कर पा रहे हैं, ये फ्लावर दे पा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर दूसरी चीज जो नहीं दे पाएंगे, हम उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। और डिवीजन कॉर्डेटा में क्या होगा कि जैसे कि हमारे रोहू, फ्रॉग, पिजन, डॉग, हम उनको साथ में डाल देंगे। वाई सेम डिवीजन फाइलम, है ना, तो इनके पास बेसिक सेल एक जैसी होगी, इनकी सेल एक जैसी होगी, सिमिलर जेनेटिक मटेरियल होगा, सिमिलर कोई फंडामेंटल ये चीज होगी, मतलब सिमिलर होगा, एकदम सेम नहीं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और बाकी ये सारी चीजें सेम होंगी। तो ये कैटेगरी है, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज कम होती है, डिसिमिलैरिटीज बढ़ जाती है, ये सारी चीजें हैं। बस क्योंकि ये फ्लावर है देते हैं तो इनको साथ में रख दिया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये कॉर्डेटा है इनको साथ में रख दिया है, अलग ही बात है ना। उसके बाद सब किंगडम, जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्राइडोफाइटा, क्यों? क्योंकि सारे प्लांट्स होंगे, ये सारे फंजाई में डाल देंगे, कोई मोनेरा में डाल देंगे। वाई सेम सब किंगडम, क्यों? उनमें भी कुछ ना कुछ सेम होगा, हाई टेक्सोनॉमिक रैंक है, ठीक है। सब किंगडम्स थोड़ा डिफरेंस दिखाएगा। सब किंगडम इज अ कैटेगरी कंपोज ऑफ रिलेटेड डिवीजन, ठीक है। जैसे कि प्लांट विद डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारे प्लांट है जिनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके बाद सब प्लांट विदाउट वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो प्लांट जो वेल डेवलप होंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इमेज थोड़ी सी गलत बना दी है, क्योंकि डिवीजन थैलोफाइटा, माइकोटा, मोनेरा रख दिया। हाँ, अब मोनेरा में जो ब्लू ग्रीन अलगे है वो भी प्लांट होता है, ठीक है, ये भी अलगे भी प्लांट ही है, पर इनके पास कुछ ज्यादा क्रिप्टोगैम्स में कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब इनके पास भले क्लोरोफिल है पर इतने प्रॉपर नहीं है, ये थोड़े से प्रॉपर है। तो फोटोसिंथेसिस, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट बॉडी, स्टोर्स, इस सब के बेस पर हम इसको पढ़ते हैं। किंगडम में क्या आएगा भैया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, जिसको इस हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बैक्टीरिया को तुम एनिमेलिया में नहीं रखोगे, मोनेरा में रखोगे, यूग्लिना को प्रोटिस्टा पे रखोगे,
ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ फंजाई लगती है उसको तुम किंगडम फंजाई में रखोगे, किंगडम प्लांटे को तुम किंगडम प्लांटे में रखोगे, और किंगडम एनिमिलिया को किंगडम एनिमिलिया में। तो इन सब का अब ये एकदम ही अलग है भैया, मुझे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो वो प्लांटे में ही जाएगा, इस तरीके से ही। और बिल्कुल लो है, इनमें कोई भी सिमिलैरिटीज है ही नहीं। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कुछ सेम नहीं है, और ये ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, यहां तक समझ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अभी तक आपको लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो, तो उसके बाद हम देखेंगे नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर क्या होता है कि जब भी कभी भी आप किसी जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हें अजीब सी कोई ऐसी स्पीशीज देखने को मिल रही है, ठीक है, ठीक है, और मान के लो तुमने एंड में बोला कि ये अमीबा है, पर अमीबा से थोड़ा सा अलग है, ये कुछ ज्यादा ही ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। तो साइंस क्या बोलेंगे हम, साइंस में जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नॉमनक्लेचर नॉमनक्लेचर, वैसे ही यहाँ पर साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, नॉमनक्लेचर। कोई भी ऑर्गेनिज्म मिला तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, समझोगे क्या है, एंड में उसको नाम तो देना पड़ेगा, जैसे अपना नामकरण होता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय अ पर्टिकुलर नेम, साइंटिफिक नेम हेल्प कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे कि अब अपने यहाँ हम लोग मैंगो को क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं ना, आंबा बोलते हैं मराठी में। किधर किसी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में आम को क्या बोलते हैं बताओ। तो क्या होता है ना कि जब हम एक नाम रखते हैं, ठीक है, लोकल नेम रखते हैं, एक नाम भी नहीं लोकल नेम रखते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे अलग स्टेट में चीजों को अलग बोला जाता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम, तो हमें नाम क्या देना है, साइंटिफिक देना है, ताकि कम्युनिकेशन में हेल्प हो जाए। तो वर्नाकुलर, लोकल और कॉमन नेम देने से बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैं इटली पे जाऊं, मैं लंदन में जाके बोलूं मेरे को आम दो, तो वो समझेंगे क्या मेरी बात। पर मैं अगर साइंटिफिक नेम बोलूं तो वो सर्च करके कैसे भी करके बता देंगे। और मान के लो हमें कुछ साइंटिफिक चीजों को एक दूसरे में बांटना है, तो कैसे बांटू मैं, कैसे बांटू, मुझे बताना है कि मैंने आम के बारे में खोज की है, पर साइंटिस्ट को पता ही नहीं आम क्या है, उधर लंदन में बैठा हुआ होता है, व्हाट इज दिस, तुम लोग क्या कर रहे हैं, ये आम क्या होता है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव मैनी कॉमन नेम, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका के कितने नाम है, ठीक है, वायोला ट्राई कलर, एक ये फ्लावर होता है, पेंसी फ्लावर होता है, ठीक है, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैंगो ही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, लंगड़ा, दशहरी, ये मैंगो के नाम होते हैं, तुम्हें पता होंगे, है ना। न जाने कितने आम के नाम होते हैं, तोतापारी, बहुत सारे आम के नाम होते हैं। तो पेंसी हैज 50 कॉमन नेम, और मैंगो के तो बहुत नाम है, ये तो हमें खुद ही पता है। तो सॉरी, यहाँ पर वॉइस का इशू हो गया, मैंने अभी देखा। तो चलो वापस जितना पढ़ाया था मैं आपको पीछे ले जाती हूँ, ठीक है। पता नहीं कहाँ से वॉइस गई होगी, मैं वापस आपको उतना ही पढ़ा देती हूँ, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ही हुआ था, यस, इस नॉमेनक्लेचर ही हुआ था, यस। तो ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। हेलो, हाँ, वॉइस अभी वॉइस थोड़ी बीच में रुक गई थी, मैंने अभी जस्ट देखा। तो ध्यान दो, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, हम नाम देते हैं। कल को कोई भी नई स्पीशीज मिली तो आप उसको कोई ना कोई क्या दोगे, नाम जरूर से जरूर दोगे कि नहीं दोगे, यस मैम हम लोग नाम देंगे, है ना। आपके अब बच्चा पैदा होगा, देंगे। कल को मुझे ऐसा कुछ अमीबा जैसा दिखा पर हरा कलर का दिख रहा है, तो क्लासीफाई करूंगी,
आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई किया जाता है पहले तो कि है क्या, फिर इसको क्लासिफिकेशन, अरे प्लांट जैसा लग रहा है प्लांट में डालो, एनिमल जैसा एनिमल में डालो। वो डालने के बाद मैं उसको एक नेम देने की कोशिश करूंगी, साइंटिफिक नेम, कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनिज्म, वर्नाकुलर, लोकल और कॉमन नेम देने की कोशिश कर, मतलब जो भी नेम देने की हम देते हैं, वर्नाकुलर बहुत सारे नाम होते हैं, हाँ, तो भैया साइंटिफिक नेम ज्यादा हेल्प करेंगे कॉमन नेम से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे हम अपने यहाँ पे इसको मैंगो बोलते हैं, है ना, मान के लो मैंगो बोलते हैं, लंगड़ा आम, दशहरी, तोतापारी, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म है, वेरी कॉमन नेम, तो बहुत सारे नाम कंफ्यूज करेंगे, तो साइंटिफिक नेम बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, जैसे केमिस्ट्री में चीजों का हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, केमिस्ट्री में हम चीजों का क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। हम नॉमेनक्लेचर क्यों कर रहे हैं भाई लोग, हम नॉमेनक्लेचर क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर कल को कुछ हम साइंटिस्ट को, मान के लो मैं रिसर्च कर रही हूँ और आप भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ देखिए लंगड़े आम पे मैंने रिसर्च किया और तुम में से कोई लंगड़ा आम नहीं समझ पा रहा है, शायद अभी कुछ बच्चे नहीं समझ में आ रहे, और लंदन और अफ्रीका में बैठा हुआ साइंटिस्ट क्या समझेगा मैं जब उसको बोलूंगी ए लंगड़ा आम के ऊपर काम कर रही हूँ। मतलब कि ऐसा ना हो, मैं बोल रही हूँ वहां पे लंगड़े आम को गोलू गोलू कहते होंगे, बोले गोलू गोलू क्या है, कोई बच्चे का नाम है क्या, है ना, कहीं पे घुपलू घुपलू बोलते हैं, बोले ये क्या है। तो अगर अब मैं आम बोलती हूँ, मराठी में आंबा बोलेंगे, किसी लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे, तो हमें नाम से क्या पैदा हो जाती है, कंफ्यूजन। तो हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर देना है। जैसे मैंगो और पेंसी, पेंसी की 50 कॉमन इंग्लिश नेम्स है इन यूरोप एंड अमेरिका, और मैंगो के 50 नाम है संस्कृत में है, बोलो, तो बहुत कंफ्यूजन करेंगे। पर मुझे पता है मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका और पेंसी का नाम वायोला ट्राई कलर है, ये इनका साइंटिफिक नेम है। तो कॉमन नेम डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, भाषा से भाषा, हाँ, बोली भाषा में, सब कुछ में, तो लिमिटेड यूज है, इसलिए यूनिक नेम देना मस्ट है, जरूरी है, समझ में आया। और साइंटिफिक नेम्स, तो ये ओवरकम प्रॉब्लम फॉर कॉमन नेम गिवन टू ऑल नॉन, एक सिस्टमैटिक के साथ एक यूनिवर्सल नाम हो, जैसे आम को किधर भी जाओ, मैंने मैंजीफेरा इंडिका बोला तो कोई भी बॉटनी, जिसने बॉटनी पढ़ी होगी उसको तुरंत आ जाएगा कि भैया ये आम की बात हो रही है, ठीक है। यूज फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। इनिशियली पॉलिनोमियल सिस्टम था, बहुत बड़े बड़े नाम थे, है ना, ये ज्यादा ही दिक्कत देता बड़े नाम पर कार्ल लिनियस हमारे जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, उन्होंने बायनोमियल सिस्टम दिया, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका कैसा नाम है, दो ही इससे तो बना है, और ये बुक स्पीशीज प्लांटरम में उन्होंने 1750 में दिया था। फिर आईसीबीएन वाज एस्टैब्लिश्ड टू कंफर्म साइंटिफिक नेम, है ना, तो ये क्या है, हमारे जो भी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इन लोगों ने नाम दिया बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कोड में, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब बोलने लगा कि भाई हमें कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका ये इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में पर्टिकुलर इस नंबर पे चाइना में जुलाई 2017 में जो भी शेजन कोड भी होते हैं, आईसीबीएन चेंजिंग टू आईसीएन, आईसीएनएफपी, है ना, अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर अलगे फंजाई एंड आपका प्लांट, ये बहुत सारी चीजें हुई। पब्लिश हुआ 26 जून 2018 कि नाम बायनोमियल क्लेचर होना चाहिए, जैसे सनफ्लावर का नाम हेलियंथस एनस है, हाँ, फिर ये जीनस, इसका ये जीनस है हेलियंथस, और एनस उसका क्या है, आपका स्पीसीज स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर आने लगा। तो देखो साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, दो लैटिन ग्रीक वर्ड के होते हैं, जैसे जीनस नेम और सिंपल नाउन, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, साइंटिफिक नेम, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकंड वर्ड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ठीक है, साइंटिफिक नेम। हार्ड तो कैसे होते हैं, जनरली जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से होगा, जैसे मैंजीफेरा, ठीक है, और ये नाउन होगा। और फिर इंडिका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, और याद रखो हमेशा स्मॉल हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे एम कैपिटल होगा तो सेकंड का इनिशियल स्मॉल होगा, ठीक है। और हैंड रिटन बोथ वर्ड अंडरलाइन, और इनको जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखो तो उसको अंडरलाइन जरूर करना, उसको अंडरलाइन जरूर करना होता है। बोथ वर्ड्स अंडरलाइन सेपरेटली, प्रिंटेड, रिटन इन इटैलिक्स, जेनरिक, स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और अगर आप उसको कंप्यूटर में लिख रहे हो तो इटैलिक लैंग्वेज में लिखोगे, नहीं तो आपको लाइन मारनी पड़ेगी, और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो इटालियन फॉन्ट में लिखना होगा, ठीक है। लेस देन 3 लेटर, मतलब लेस देन 3 लेटर और मोर देन 13 लेटर शुड नॉट बी, तो 3 के आगे और 13 के अंदर ये होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, और एल यहाँ पर लीनियस ने दिया था, इससे उनका नाम एल लीनियस यहाँ पर लगा हुआ है।
उसके बाद आपका साइलेंट फीचर ऑफ 5 किंगडम। तो पहला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे जो कार्ल लिनियस ने दिया था। उन्होंने बस 2 किंगडम में बांट दिया, प्लांटे और एनिमेलिया। तो क्या मैं फंजाई किस में डालूं, प्लांट में डालूं, एनिमल में डालूं, प्रॉब्लम होगी। तो ऑर्गेनिज्म शोइंग कैरेक्टर ऑफ बोथ किंगडम कुड नॉट बी क्लासिफाई प्रॉपरली। अब कुछ है, अब यूग्लिना है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन भी है और थोड़ा सा क्या है, एनिमल जैसा बिहेव भी कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, वो तो कनेक्टिंग लिंक हो गया। फिर बैक्टीरिया यूग्लिना, वही मैंने बात की, दो जिस दिखा रहा है। अब बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है तो क्या प्लांट में डाल दूं, ठीक है। फिर विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया, जो और बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन के रिश्ते के साथ। तो हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा। याद रखो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिज्म के बेस पर होना चाहिए। जैसे कि मोनेरा में क्या आएगा भैया, मोनेरा में क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा। मोनेरा में क्या आएगा, बैक्टीरिया होगा। तो आपको किंगडम उसके ऑर्गेनिज्म से याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यूग्लिना आएगा, ठीक है, फंजाई में मशरूम आ जाए, एनिमेलिया में हम आ जाए, प्लांटे में प्लांट आ जाए। मतलब आपको किंगडम से अगर नाम ऑर्गेनिज्म आ जाएगा ना, तो आप उसके बारे में लिख दोगे। अब मोनेरा के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि इसमें सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी याद आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो अगर आपको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा तो अंदर की भी सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको यही समझना है। अब मैं आपको एक ऐसा चीज बताऊंगी ना जिससे आपको ये अंदर तक बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब ऑटोट्रॉफी यानी कि प्रोड्यूसर, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लाइट से भी खाना बना सकते हैं और केमिकल का यूज करके भी खाना बना सकते हैं। और हेट्रोफी मतलब जो हम है, हम ऑटोट्रॉफ नहीं, हम हेटरोट्रॉफ है। तो हम कंज्यूमर होते हैं, या तो हम चीजों को खाते हैं या तो बैक्टीरिया या फंजा उसको डिकम्पोज करती है ना। तो ये खाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको क्या करना है, एक ये डायग्राम बना के रखना है या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको क्या करना है, किंगडम मोनेरा यहाँ बनाना है, किंगडम प्रोटिस्टा ऊपर बनाना है। अब याद रखो यहाँ पर भी पूरा इवोल्यूशन ही वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, इवोल्यूशन। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा है, ठीक है। अब भाई किंगडम मोनेरा के ऊपर क्या लिखा मैंने, किंगडम प्रोटिस्टा, और फिर उसके ऊपर लिखा प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया, ये रख लिया। अब याद रखो किंगडम मोनेरा के यहाँ पे आपको प्रोकैरियोट लिखना है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। और फिर जस्ट लाइन ऐसे कर दो कि खाली यही प्रोकैरियोट, इस लाइन के ऊपर जो भी होगा वो सब यूकैरियोट होगा। तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, ओके। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, अब जैसे कि आपके ये प्रोटिस्टा के नीचे सारे यूनिसेलुलर है, यहाँ पे भी सब कुछ एक्चुअली में यूनिसेलुलर ही होते हैं। यहाँ पे भी सब क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर है। बस ये याद रखना, ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट है। फिर किंगडम एनिमेलिया कैसे होते हैं, क्या खाने की हैबिट है, कंज्यूमर होते हैं, है ना। और किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरे पर, प्लांट्स पर। किंगडम फंजाई डिकम्पोजर, हेट्रोफाई मतलब कि किंगडम फंजाई डिकम्पोज भी कर सकता है और डिपेंड रहता है दूसरे पर। अब ये डिकम्पोज कर सकता है, तो देखो मोनेरा के बैक्टीरिया भी डिकम्पोज कर सकते हैं, वो भी एक लाइन में हमने डाल दिए हैं। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा प्लांटे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है जो ग्रीन रहते हैं, और यहाँ पर भी कुछ जो भी ग्रीन मिल जाए इन तीनों में, तो वो प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफी भी दिखाते हैं। अब कुछ किंगडम मोनेरा के लोग, प्रोटिस्टा के लोग डिकम्पोजर जैसा भी बिहेव करते हैं। तो सारी अगर आप ये चार्ट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किंगडम प्रोटिस्टा के पास लगभग लगभग सबके जैसे फीचर्स हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्टा आया और उसी से आगे इवोल्यूशन हुआ, दैट इज वाई। और प्रोटिस्टा के ऊपर सारे मल्टीसेलुलर होंगे, तो इनकी चीजें याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद जो आपका किंगडम मोनेरा है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, और क्या है आपका बैक्टीरिया है। कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, और आपका क्या है, बैक्टीरिया है ना। तो याद रखो बैक्टीरिया याद रखो, कोई प्रोकैरियोट याद रखोगे। ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, कुछ खाना खुद से बना लेते हैं, कुछ केमिकल का यूज करके रहते हैं, और जनरली हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं मेजोरिटी। अब डिफरेंट शेप ऑफ होता है बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया बोला तो किंगडम मोनेरा अपने आप याद आ जाना चाहिए। जैसे कि कोकस, जब जैसे बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, तो तुम बताओ बैसिलस का शेप कैसे होगा, रॉड शेप, ठीक है ना। अगर किसी भी बैक्टीरिया के नाम के पीछे बैसिलस है तो रॉड शेप होगा, डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है। स्पाइरल शेप का स्पाइरिला होता है, विब्रियो कॉमा शेप का होता है, और कोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिससे निमोनिया होता है, अगर उसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो वो गोल गोल दिखेगा, दही डॉट शेप का दिखेगा। तो ये 4 टाइप के इनके शेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनेरा,
आर्की बैक्टीरिया जो बहुत पुराने बैक्टीरिया होते हैं, एशियंट बैक्टीरिया मतलब बहुत पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। मतलब आर्की बैक्टीरिया कहीं भी रह सकते हैं और ये दुनिया में माना जाता है सबसे पहले आए थे। और ये हार्श कंडीशन में रहते हैं, लो पीएच, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बुरी जगह पर रहते हैं। यू बैक्टीरिया यानी नॉर्मल बैक्टीरिया जो अभी मेरे भी आसपास हैं, पर मुझे कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरे पास इम्यूनिटी है। ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, और यू बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, इसके पास सूडो सेल मतलब सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, इसके जैसी नहीं होती। और यहाँ पर फ्लैजिला रहेगा इफ जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट्स है मैं बता रही हूँ आपको, आप एनसीईआरटी भी कवर कर ले रहे हो, स्टेट बोर्ड भी कवर कर ले रहे हो, दोनों कवर हो जा रही है। मतलब मेरा वीडियो देख लोगे तो सब आ जाएगा, चाहे बुक मिला के देख लो आप। अब आर्की बैक्टीरिया में होते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो मार्शी एरिया में रहते हैं, जहाँ मिथेन प्रोड्यूस होती है। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, तो काओस बफेलो में ऐसा पर्टिकुलर उनके पेट में कंपार्टमेंट होता है जो रूमिनेंट होता है, जहाँ पे थोड़ा सा मिथेनोजेनिक एनवायरमेंट रहता है, मार्शी, और मीथेन गैस में ही रहेंगे, बहुत एनारोबिक कंडीशन में रहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है। उसके बाद हेलोफाइल्स क्या होते हैं? बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहेंगे, बहुत ही सॉल्टी और सलाइन कंडीशन में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्मो एसिडोफिल्स लिव अंडर एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग। नाम ही क्या है? थर्मल एसिडोफिल, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा एसिडिक जगह पर रहेंगे। हेलोफाइल्स मतलब बहुत ज्यादा नमकीन जगह पर रहेंगे। मिथेनोजेंस का मतलब क्या होगा? मार्शी प्लेसेस पर रहेंगे। यस यस। उसके बाद अब ये हो गया। अब हम लोग यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया जो पहले से ठीक है। अब जैसे कि फोटोट्रॉफिक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे भी हम बोलते हैं, साथ में दिखते तो ऐसे अलग अलग ही गलगे जैसे दिखते हैं। प्लांट तुमने देखा होगा नदी के ऊपर ग्रीन ग्रीन, दैट इज वाई इसको ऐसा नाम दिया है, पर ये बैक्टीरिया। उसके बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होगा? आपका ग्रीन ग्रीन ये होगा, क्या बोलते हैं, कलर, है ना, क्लोरोफिल ए होगा, और ये ग्रीन प्लांट जैसा ही है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट के एंसेस्टर थे। सेम कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, और इनके पास एक खास तरीके का हेट्रोसिस्ट होता है जो नाइट्रोजन को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। याद रखोगे नोस्टॉक एंड एनाबीना, एनाबीना डोप शोप मारिया करो करके मैं हमेशा एनाबीना को याद रख लेती थी, नोस्टॉक एंड एनाबीना। और ये पोल्यूटेड फॉर्म वाटर में तो आपको इतना ज्यादा दिखेंगे ग्रीन ग्रीन, वो पानी बड़ा खराब होता है। कॉलोनियल सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट, और यहाँ पर आपको म्यूसिलेजिनियस या जेलेटिनियस शीट देखने को मिलेगी। फिर ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफ, जैसे कि अब कीमो ऑटोट्रॉफ कैसे क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को। जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, तोड़ेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, हम एटीपी बना लेंगे। तो ये भी एक तरीका है ना चीजें करने का। और ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ये ग्रेट रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में, जैसे कि नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इस तरीके से भी आप खाना बना सकते हो। अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। कर्ड में भी मिलते हैं हमें ये लोग, और एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और पैथोजन भी होते हैं, जैसे क्लोरेला से विब्रियो क्लोराई हो जाएगा, टाइफाइड सैलोमोनेला टाइफी से हो जाएगा, टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई से हो जाता है, टेटनाई का इंजेक्शन लगता है ना, सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेनली ये टूटते हैं 1 से 2 में, 2 से 4 में। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में दे स्पोर भी बनाते हैं कि भैया स्पोर है, जब जर्मिनेट हो जाएगा तो नया बना लेगा। और कभी कभी ये डीएनए का भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। और एक और हमें माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, जो भी एक बैक्टीरिया है, पर यहाँ पे सेल वॉल देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं डिजीज में, क्योंकि सेल वॉल को तोड़ के मैं बैक्टीरिया को मार सकती हूँ। अब सेल वॉल ही नहीं है तो कैसे मारूंगी मैं? तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल में मिले थे हमें सबसे पहली बार। कंप्लीटली सेल वॉल लैक है, स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटे हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और बहुत ज्यादा पैथोजेनिक है, बहुत ज्यादा डिजीज आपको ये कॉज करवा सकते हैं। तो यही में हमने मोनेरा पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा प्लांटे फंजाई। याद रखो सब इवोल्यूशन के बेस पर ही काम करते हैं। तो मोनेरा सबसे सिंपल होगा, तो एनिमिलिया सबसे कॉम्प्लेक्स होगा, और सबके अलग अलग फीचर होंगे, इसलिए किंगडम भी अलग अलग है इनके। किंगडम मतलब एकदम ही अलग है एक दूसरे से, है ना। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा, ये टेक्स्ट बुक की लाइन है। यूनिसेलुलर मैंने आपको उससे बताया था, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है। और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, यानी मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे और प्रोकैरियोट आएंगे, और कुछ भी नहीं आ सकता। हर जगह मिलते हैं, ओमनी प्रेजेंट है, ये हर जगह मिलेंगे, अभी भी इस रूम में है।
क्यों नहीं कुछ हो रहा है? इम्यूनिटी की वजह से। फाउंड इवन इन द एनवायरमेंट, नॉट जनरली इनहिबिटेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, कहीं भी मिलेंगे ये। मोनेरा बैक्टीरिया मतलब कहीं भी मिल सकता है, हाँ, किसी के पेट के अंदर मिल रहे हैं। न्यूट्रिशन है, फोटो ऑटोट्रॉफ, तो जैसे ब्लू ग्रीन अलगे जिसको हमने साइनोबैक्टीरिया किया, वो खाना उससे बना सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफ है, और ज्यादातर हेटरोट्रॉफ है, डिपेंड होते हैं। न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इनकी सेल जो भी होगी बैक्टीरिया की, डीएनए एवं ही पड़ा होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था। सिंपल डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है एक्स्ट्रा, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, हम आगे लाइफ में पढ़ेंगे इसको। और न्यूक्लॉइड बोलते हैं। अब इस डीएनए को हम न्यूक्लॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे घर पे अलग अलग रूम है। अब जैसे इस रूम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई और नहीं है, ये मेरा स्टूडियो है ना, तो यहाँ पर कोई भी आपको रूम मिलेगा ही नहीं, सब ऑर्गेनिज्म एवे रास्ते में पड़े होंगे, ठीक है। प्लाज्मिड स्मॉल एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन शुगर अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, बस आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये लेयर है इसको ये ऐसे कुछ तो बना लेंगे, लेयर को ऐसे ही कुछ तो बना देंगे, है ना, मतलब कुछ प्रॉपर नहीं होगा यहाँ पर, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो सेल की लेयर है ना, उसी में कुछ एंजाइम लगा के बोलेंगे अरे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना, चल वैसे भी ज्यादा एटीपी बनाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम अपने ही घर के, जैसे हम लोग घर पे क्या करते हैं, पेंट लगता है ना, पेंट, तो उसी बाल्टी को क्या कर लेते हैं, पेंट लगने वाली बाल्टी को यूज कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते अपने घर पे। मान के लो कोई डिब्बा आ गया तो मम्मी कुछ ना कुछ उसको यूज ही कर लेती है, तो ये भी वैसे ही है कि भैया तुम सेल मेम्ब्रेन को यूज कर लो कुछ भी बनाने के लिए, और सब ऐसे ही पड़ा होगा, एक ही जगह सब गंदगी पड़ी होगी, है ना, इस तरीके के ये लोग होते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 70S टाइप का होता है। 70S मतलब जो राइबोसोम को मैंने आपको बताया था, 70S मतलब ऐसे यूनिट रहेगी, ओवरऑल साइज 70S रहेगी, और मेनली, और जैसे कि यूकैरियोटिक में 80S होता है, यहाँ पे 70S होता है, ये हम सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्सुअल बाइनरी फिजन, बडिंग भी कर सकता है, और कॉन्जुगेशन मतलब डीएनए ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है, डीएनए ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का शेप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोकस, पेरिकल, बैसिलस रॉड, विब्रियोकोमा, और ये तो इवॉल्व होने के बेस पर हमने इनको ऐसा क्लासिफाई किया है, ठीक है। और आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में जो सबसे पहले है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। अदर बैक्टीरिया टू द डिफरेंट सेलुलर फीचर, एक्सट्रीम जगह पर रहेगा, एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं, यानी एक्सट्रीम जगह कैसे प्यार करने वाला, ठीक है, ओके। ये वॉल्केनिक इरप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन में भी देखने को मिलेगा। सॉल्टी लेक्स पर, हॉट स्प्रिंग पर, एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्श कंडीशन, शो कैपेसिटी टू सर्वाइव इन सीवियर कंडीशन में भी ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक एरिया, और कहीं भी रूमिनेंट ऑब्बोफेलो में भी ये मिलते हैं। यू बैक्टीरिया के पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो नॉर्मल है, तो ये तो हमारा वाला ही है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक है क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर है, कीमोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो किंगडम मोनेरा है, उसमें हमने साइनोबैक्टीरिया भी देखा था कि मोस्टली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म है, फ्रेश वाटर में रहता है, और इसके पास हेट्रोसिस्ट है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसके पास म्यूसिलेजिनस जेलेटिनियस शीट भी होती है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है, ए बी और कैरोटीन और जेंथोफिल, ये सारे पिगमेंट होते हैं, ये हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। उसके बाद फिलामेंटस शो हेट्रोसिस्ट, यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मोस्टली अपेंडेंट, मोस्टली डिकम्पोजर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मिलते हैं, और चीजों को ब्रेक करने के लिए काम आते हैं। लाशों के ढेर लग जाए दुनिया में अगर ये ना हो तो ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल में इसको चेंज करेंगे। जैसे कि हम मिल्क, नाइट्रोजन फिक्सेशन एजोबैक्टर करता है, लैक्टोबैसिलाई मिल्क देता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क, स्ट्रेप्टोमाइसिस हमें एंटीबायोटिक देता है, और ऑयल डिग्रेडेशन में भी ये हेल्प होता है, जहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता है वहां पे जेंथोमोनास स्पीशीज, तुम्हें पता है कि ऑयल को भी तोड़ देगी समुद्र में बड़े बड़े, तो हार्म भी होता है, टाइफाइड, क्लोरेला, ये सारे डिजीजेस भी ये करवा देता है। स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे हैं, पैथोजेनिक है, और इनकी सेल वॉल नहीं होने की वजह से सबकी वाट लगा देते हैं। अब नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि जिंदगी पानी में आई है तो जनरली ये लोग पानी में ज्यादा मिलते हैं, यूनिसेलुलर मिलते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं।
ये थोड़ा, अब देखो, अब मोनेरा से इवोल्यूशन हुआ, प्रोटिस्टा बना, तो प्रोटिस्टा थोड़ा सा ज्यादा इवॉल्व बना, ठीक है। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक्स विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। तो इनका ना एक रिलेशन है सबके साथ, क्योंकि बोलते हैं प्रोटिस्टा एनिमल जैसे भी थे, प्लांट जैसे भी थे, फंगस जैसे भी थे, जैसे थे मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं थे, पर मोनेरा बैक्टीरिया हुआ, इस दुनिया में आया इवोल्यूशन में, उस मोनेरा में बदलाव हुआ तो प्रोटिस्टा बना, उसमें जो प्लांट लाइक थे वो आगे प्लांट बन गए, एनिमल लाइक एनिमल बन गए। और इनके पास फ्लैजिला और सीलिया होता है। फ्लैजिला मतलब जो मूवमेंट करने के लिए धागे होते हैं, और ये असेक्सुअली सेक्सुअली सब तरीके से क्या कर सकते हैं, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन चीजें करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हमें क्रिस्टोफाइट, डायनोफ्लोजेलेट, यूग्निलॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन को पढ़ना है। थोड़ा सा टफ है, पर याद करोगे तो हो जाएगा। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लोजेलेट, यूग्निलॉइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। अगर आपको नाम लेने में दिक्कत आती है तो तोड़ तोड़ के नाम लो, पर लो, ठीक है। अब देखो क्राइसोफाइट्स, जो क्राइसोफाइट है ना, इसमें लिखा है ना सोप, ये ना सोप के जैसे दिखते हैं, ऐसे सोप जैसे हमारा घर पे जिसपे साबुन रखा रहता है ना, वो। तो ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में मिलेंगे, यानी नदी में भी मिलेंगे, समुद्र में भी मिलेंगे। इनके पास डायटम भी रहेंगे, गोल्डन अलगे भी रहेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन अ वाटर करंट। तो ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और पानी के करंट से इधर उधर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और डायटम होते हैं, डायटम। अब ये अब एक ऑर्गेनिज्म है, जितना इसके बारे में इसको देखोगे गूगल के इमेजेस में, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। अब तुम्हें कभी कभी क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि तुमने ऑब्जर्व ही नहीं किया है कभी। तो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में होगा, डायटम और गोल्डन अलगे होते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। तो ये मोस्ट ऑफ देम मतलब फोटोसिंथेटिक है, और ये प्रोड्यूसर है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग। तो डायटम में दो सेल वॉल ऐसे ओवरलैप शेल जैसे बनती है, जैसे वो सोप बॉक्स दिखाती है। तो क्राइसोफी सोफी सोप करके आप इसको याद कर लो। द वॉल्स आर इम्बेडेड विद इन द सिलिका एंड दस वॉल आर इंडस्ट्रिकेबल। और जो इनकी सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है, तो सिलिका बनने की वजह से आप इनको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसका यूज भी होता है, जो ये डायटमिश लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल जो ये छोड़ देता है ना, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। डायटमिस अर्थ बोलते हैं, जब अगर ये मर जाते हैं तो फिर ओशन के अंदर ये ऐसा बना देते हैं, और ये बहुत काम का जो ये बना है। इससे क्या होता है, ये ग्रिटी होने की वजह से पॉलिशिंग में हम इसका काम करते हैं। उसके बाद बेटा ये आगे वाला इमेज है, इधर आ गया है, ये है डायनोफ्लैजिलेट। क्या है बेटा, ये आपका डायनोफ्लैजिलेट, जिसके पास क्या होता है, ऐसे फ्लैजिला होता है, ठीक है। ऐसा फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसफर फ्लैजिला होता है, यहाँ पर देखोगे तो डायनोफ्लैजिलेट मतलब जिनके पास क्या है, फ्लैजिला है, ये डायनोफ्लैजिलेट है। दो फ्लैजिला है, एक लॉन्जिट्यूडिनली है एंड अदर ट्रांसवर्सली। तो ये ऐसे लॉन्जिट्यूडिनली होगा और एक ट्रांसफर ऐसे होगा, ठीक है, इन फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके पास ऐसी वॉल प्लेट्स भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद अपियरिंग येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, अलग अलग कलर के हमें दिखते हैं। मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो येलो ग्रीन सब कलर के दिखते हैं, तो इनके पास पिगमेंट होंगे। सेल वॉल है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होगी, और मोस्टली मरीन होते हैं, और इनका नाम गोनुक्लेक्स होता है, रेड कलर के होते हैं। बेटा अगर कभी भी आप समुद्र में ऐसा रेड रेड देखो ना, तो ये मत समझना कि खून है, वो एक्चुअली में ये गोनुक्लेक्स की ये पूरी होती है, और ये अच्छी नहीं होती ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, ठीक है। यूग्निलॉइड्स है। अब ये यूग्निलॉइड्स क्या होते हैं, जनरली फ्रेश वाटर में रहते हैं, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में रहेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच केयर पेलिकल। इनके पास जो लेयर रहेगी वो पेलिकल से बनी होगी, प्रोटीन से बनी होगी। उसके बाद विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनके पास फ्लैजिला होगा। एक देखो ये वाला कितना बड़ा है, ये वाला कितना बड़ा है, और ये कितना छोटा है। और पिगमेंट ऑफ इग्नोइड्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, यानी ये प्लांट जैसे भी होते हैं। और या अगर ये प्लांट नहीं भी हुआ ना इनका, इनको मिक्सोट्रॉफिक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग खाना जो बनाते हैं वो या तो ये कीमोसिंथ या तो ये खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, या ये खाना एज अ हेटेरोट्रॉफ खाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच बिटवीन है, ये एनिमल और प्लांट के, ठीक है। उसके बाद स्लाइम मोड, ये सब प्रोटिस्टा के एग्जांपल है, ये सेप्रोफाइटिक है।
ये कभी कभी से एक ऐसा जस्ट प्लाज्मोडियम जैसा भी मिलता है सुटेबल कंडीशन में, एग्रीगेशन प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सर्वल फीट, तो ये एक क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। पर कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब ऐसा स्ट्रक्चर इनके ऊपर एक बन जाता है, उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, स्पोर्स बना के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बेटा प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफ्स है ना, जो प्रोटोजोवन है वो हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये भी प्रोटिस्टा का टाइप है। ये जितना भी हमने पढ़ा सब प्रोटिस्टा का टाइप है। फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और मोस्ट ऑयल में मिलते हैं, ठीक है। और इनमें से एमीबॉइड सुडोपोडिया ये वाला है, जो एंटामीबा हिस्टोलिका, इससे लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, ये भी मरीन उस पर मिलता है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपका जैसे, और अब लास्ट में देखो अभी हमने कितना कवर कर लिया है, हमने इतना ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, है ना। अब ये हम प्रोटोजोन लास्ट कर रहे हैं, तो ये आपको देखना है हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। फिर प्रोटोजोन में क्या है बेटा, फ्लैजिलेटेड एंड सीलिएटेड, जिसमें जो ट्रिम्पोसोनोमा है आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये इसके पास फ्लैजिला होता है और ये पैरासिटिक है, मतलब इसके होने से आपको डिजीज हो सकता है। और इसके बाद पैरामीशियम एक्वेटिक है, मूविंग टू प्रेजेंस ऑफ 1000 सीलिया, और इनके पास बहुत सारे सीलिया भी होते हैं, और यहाँ पे ऐसे गलेट भी होता है, यहाँ से ये खाना जाता है, ठीक है इनको। और प्रोटोजोवन, जो हमारे प्रोटोजोवन है इनमें से कुछ के पास स्पोरोजोवन, स्पोर इन्फेक्टेड, मतलब ये स्पोर इनके पास होता है जो इन्फेक्शियस होता है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना, इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, इनके पास लिंक है हर एक किंगडम की, इसी से आगे सब प्लांट एनिमल और सब लोग बने, है ना, जिंदगी पानी में बनी है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसको हम क्राइसोफाइट्स कहते हैं, फाइटोप्लैंटन, मतलब जो फाइटोप्लैंटन मतलब प्लांट लाइक रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर इन ओशन, मोस्ट आर डायटम्स, डायटम्स क्या है, टू बॉडी फ्लिटिंग, ऐसे ऐसे होते हैं। सिलिका, डेड शेल एक्यूमुलेट, जब ये डेड हो जाते हैं तो ये ओशन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, डायटमिशियस अर्थ बना लेते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, तो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के काम आते हैं, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या करते हैं, अल्सो कॉल्ड प्रोटोजोवन, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी डिपेंड रहेंगे किसी पे, बिलीव टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म, इनको माना जाता है कि बहुत प्रिमिटिव थे, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। उसके बाद एमीबॉइड प्रोटोजोवन, लोकोमोशन, अमीबा है, अमीबा के पैरों को हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा का कोई पैर नहीं होता, फॉल्स फीट होता है, तो फॉल्स फीट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉल्स फीट को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। उसके बाद एंटामीबा कॉस अम्बोबॉइक, एंटामीबा भी उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन भी होते हैं, जैसे कि फ्लैजिला हमने अभी पढ़ा, ट्रिम्पोसोमन कॉमन फ्लैजिलेटेड है, ये भी स्लीपिंग सिकनेस डालता है, डिजीज डालता है। सिलेटेड मतलब जिसके पास सीलिया है, देख रहे हो इसके पास कितने छोटे छोटे बाल है ना। पैरामीशियम सिलेटेड प्रोटोजोवन है, गलेट होता है, मैंने बताया था, ये गलेट से खाना अंदर जाता है, मैंने अभी जस्ट आपको कैविटी बताया था। ये सारे टेक्स्ट बुक की लाइन है, ये भी आपकी कवर हो जानी है। प्लाज्मोडियम ये है, कॉजेज मलेरिया, स्पोर्स अकर इन वन स्टेज ऑफ हिज लाइफ, और अगर ये प्लाज्मोडियम स्टेज में है तो मलेरिया भी कॉज कर देते हैं। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में ये देखा मैंने आपको, ये रेड कलर के होते हैं, रेड टाइड लेके आते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, और थोड़ा ये अर्थ, जितना आप नीचे जाओगे ना, जैसे ये ओशन है तो ऊपर तुम्हें ग्रीन ग्रीन चीजें दिखेंगी, जितना तुम नीचे जाओगे कलर्स बदलते जाते हैं, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक था। सेल वॉल आपके सेलुलर स्टिफ प्लेट्स हैं, यहाँ पर टू फ्लैजिला है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये सारे इसके पास पिगमेंट होंगे। गैनेकोलिस को रेड टाइड भी कहते हैं, क्योंकि पूरी जो ओशन का वो पर्टिकुलर पार्ट खूना खून दिखेगा, और ये एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं होता। फंजल लाइक प्रोटिस्टा, मिक्सोमाइसिटिस, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डिकेइंग लीव्स, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है आगे, ठीक है। सेल एग्रीगेट लार्ज बना देगा। प्लाज्मोडियम इज नॉट अ मेलिग्नेंट ट्रू, स्पोर्स होंगे उसमें वेरी टफ, तो स्पोर्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, स्पोर्स होते हैं प्लाज्मोडियम, और ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर देते हैं। यूगिनॉइड्स, नो सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पर हैव टफ कवरिंग, जो यूग्लिना है टफ कवरिंग है। प्रोटीनेशियस पेलिकल है, इसलिए ये बहुत लचीला है, मैंने आपको बताया था। वन शॉर्ट वन लॉन्ग इनके ये होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, दैट इज वाई इनको माना जाता है कि एनिमल और प्लांट के ये है, क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अब बेटा किंगडम प्लांटे डोमिनेटेड बाय ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ है, आल्सो इंक्लूड सेमी ऑटोट्रॉफिक मेंबर, इंसेक्ट, वीनस फ्लाईट्रैप ऑर्गेनिज्म को खा लेता है। पिक्चर प्लांट है ना, और आपका ब्लैडर वॉट। हेटेरोट्रॉफिक पैरासाइटिक प्लांट कस्क्यूटा भी है, कस्क्यूटा पीले कलर का होता है, प्लांट्स के ऊपर चढ़ के उनका न्यूट्रिएंट खा लेता है। फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, और मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज से बना होता है। किंगडम प्लांटे पर हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ये, उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। दो जो भी जनरेशन दिखेगा, जो भी दिखेगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले।
उसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। बेटा बच्चों को फंजाई नहीं समझती, पर मेरे लेक्चर में आपको समझ जाएगी। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हैबिटेट क्या है, कॉस्मोपॉलिटेंट है, फंजाई हर जगह मिलते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में भी ये हमने को देखने को मिलते हैं। और सैप्रोफाइटिक मोस्टली ब्रेड और रॉटन फ्रूट में देखने को मिलते हैं, यानी ये मरी चीजों को खाते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, कभी कभी ये पैरासिटिक भी होते हैं, व्हीट रस्ट, तो ये कभी कभी पैरासाइट जैसे ग्रो करते हैं, है ना। उसके बाद सिम्बायोटिक, कभी कभी ये दो लोग साथ में रहते हैं, जैसे लाइकेन, अलगे प्लस फंजाई। और माइकोराइजा में जो भी जिम्नोस्पर्म होगा, जिम्नो प्लस फंजाई। तो जिम्नोस्पर्म की जो रूट काफी बड़ी नहीं होती, तो फंजाई रूट को बड़ी करके हेल्प करता है इसको आगे बढ़ाने में। तो देखो फंजाई का मेन चीज समझना है, फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर। इनके पास क्या होते हैं बेटा, हाइफे होते हैं। क्या होते हैं, हाइफे होते हैं, मतलब ऐसे हाइफे, जैसे दिख रहा है तुम्हें धागे ऐसे 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 हो रहे हैं। पूरे स्ट्रक्चर को मैं माइसेलियम बोलूंगी। क्या बोलूंगी, पूरे स्ट्रक्चर को मैं माइसेलियम बोलूंगी। क्या बोलूंगी, माइसेलियम। क्या बोलूंगी मैं इसको, माइसेलियम। हाँ, पर एक स्ट्रक्चर होगा उसको मैं कहूंगी हाइफे। हाइफे मतलब जैसे ये एक हाइफे, धागे जैसे स्ट्रक्चर। इन धागे को और अगर मैं जूम करती हूँ तो कभी कभी इनके बीच में हमें सेल वॉल मिल जाती है ना। तो ये सेप्टेट होते हैं, और कभी कभी ये बहुत ज्यादा क्या बना लेते हैं, सेप्टेट नहीं बनाते हैं, तो इनके जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारा डीएनए है, पर यहाँ पे ऐसे होने की वजह से वो एक एक सेल है। तो सेप्टेट मतलब यहाँ पे बीच बीच में सेप्टा है, बीच बीच में कुछ तो कोई तो दीवार जैसी चीज है, पर यहाँ पर सब कुछ एक साथ आ गया है। क्या आ गया, एक साथ आ गया, तो असेप्टेड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ। तो जब कोई आपको बोले असेप्टेड या सिनोसाइटिक, तो समझ जाना इसके लिए कोई सेप्टा नहीं होगा, कोई दीवार जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, और न्यूक्लियस जब एक साथ आ जाते तो उसको सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं। सेप्टेड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब हमारे ये जो है ये कैसे काम करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, आपने 10th में पढ़ा था, ऐसे दो पार्ट में बढ़ जाओ फिर नया कुछ बना लो। फिर वेजिटेटिव बडिंग भी करते हैं। अब मान के लो फंजाई पे ऐसे कुछ बर्ड आया, बर्ड निकल के नया कुछ बना देगा। और सेक्सुअल असेक्सुअल सब करते हैं, ठीक है। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर मैं आपको सिखा दूंगी। अब हम पढ़ेंगे फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है, जनरली फंगस के ऊपर ना ऐसी कुछ बॉडी प्रेजेंट होती है। कैसी बॉडी प्रेजेंट होती है मैं बताती हूँ। इमेजिन करो कि ये जो आपका माइसेलियम है, ये क्या है आपका माइसेलियम। अब माइसेलियम में क्या करो, एक को थोड़ा सा माइसेलियम को जूम करो। अगर वो ऐसी बॉडी बना ले रही है, ऐसी बॉडी बना ले रही है अपने ऊपर, तो उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, है ना। जैसे आपको किसी ने चोट मार दिया, आपका सर फूलाया, तो यहाँ पर हमें दो टाइप के स्पोर दिखते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर। ये आपको लर्न तो करना पड़ेगा। तो असेक्सुअल स्पोर क्या होगा बेटा, आपका कोनिडिया होगा। क्या होगा, कोनिडिया। क्या होगा, कोनिडिया, है ना। तो कोनिडिया असेक्सुअल है, और जू स्पोर भी क्या है, असेक्सुअल हो, जिसको स्पोरेंजियोस्पोर बोलेंगे। आप ये नाम याद रख लो कि भैया फंगस में जो कोनिडिया है और जो जू स्पोर है, कोनिडिया है जो जू स्पोर है, वो एक तरीके के स्पोर है, वो एक तरीके के स्पोर है जो असेक्सुअल है। और जब भी कंडीशन ढंग की मिलेगी, ये वापस वो पर्टिकुलर चीज स्पोर जर्मिनेट होके नया क्या बना लेगा, फंगस बना लेगा, न्यू फंजाई। तो आपको समझना है कि ये स्पोर अलग अलग टाइप के होते हैं, ऊ स्पोर, बेसिडोस्पोर। समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखो। असेक्सुअल क्या है बेटा, आपका कोनिडिया है, आपका जू स्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, और सेकंड आपका सेक्सुअल ऊ स्पोर और बेसिडोस्पोर है। तो कोनिडा और आपका जू स्पोर, कोनिडिया जू स्पोर, कोनिडिया जू स्पोर कैसे हैं, असेक्सुअल है। ऊ स्पोर और बेसिडोस्पोर्स आपके सेक्सुअल है। याद करो अभी कि अभी यहाँ पर कोनिडिया जू स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर इज अ सेक्सुअल वन, सेक्सुअल इज अ ऊ स्पोर एंड बेसिडोस्पोर। ठीक है, ये याद हो गए। ये सब एक टाइप के स्पोर हैं। स्पोर मतलब दाने जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। पर जो सेक्सुअल है उनका क्या है भैया, मेल और फीमेल होगा तभी बच्चा बनेगा, इनमें बस जर्मिनेट होना है। सेक्सुअल में तुम्हें जुड़ना पड़ेगा, यहाँ पे तुम बस स्पोर जर्मिनेट कर जाओ सीड की तरह। अब हम देखते हैं, ये बहुत जरूरी है, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना। असेक्सुअल में कोनिडियोस्पोर है। अब कोनिडियोस्पोर क्या होते हैं, स्पोर जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, ये जो हमारी फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके पास जमा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जमा होने लगते हैं। ठीक है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जमा होंगे, ऊपर होंगे, पर फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी को इन्होंने ऐसा बता दिया है, मतलब मान के लो ऐसा बता दिया है, और थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रूटिंग बॉडी ऐसी भी हो सकती है, फ्रूटिंग बॉडी ऐसी भी हो सकती है। बस माइसेलियम से कुछ तो पार्ट ऐसा खुल जाना चाहिए ऊपर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी पर। उसके बाद आपका स्पोरेंजियोस्पोर है ना,
और जब बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज में ये स्पोर ऐसे लगे होते हैं, कोनिडिया लगे होते हैं, बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडी आ जाती है तो फिर वो कोनिडियोफोर हो जाता है। कोनिडियोफोर फ्रूटिंग बॉडी यानी आपका जो जो आपका फंगस है वो धागे जैसा है, उसमें कुछ तो बन जा रहा है ऊपर, ये समझ लो, फूल जा रहा है कुछ तो। ओके, उसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर भी क्या होता है, वो फ्रूटिंग बॉडी जैसा लग जाएगा। सेक्सुअल में बेसिडियोस्पोर होता है, सेम वही बात है। अगर मान के लो मेरे ये जो स्पोर हैं ये फ्रूटिंग बॉडी में बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो इसको कोनिडियोफोर बोलेंगे। वैसे ही जो स्पोरेंजियम में जो मेरे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में एक साथ बहुत लग गए तो उसको मैं क्या बोलूंगी, स्पोरेंजियोस्पोर बोलूंगी। उसके बाद बेसिडोकार्प, ये आपके क्या है, बेसिडियोस्पोर है, ये एक साथ जब बहुत लग जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिडोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। और सेम एस्कोकार्प। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो कोनिडियोस्पोर और बेसिडोस्पोर है ना, बेसिडोकार्प है और ये कोनिडियोफोर है। सेक्सुअल और असेक्सुअल ये एक्सोजेनस है क्योंकि इनके स्पोर ऊपर की तरफ बनते हैं, बाहर खुले खुले। और एंडोजेनस में क्या होते हैं, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर और एस्कोकार्प में ये अंदर होते हैं। बस आपको ये चार चीज याद रखनी है। क्या चार चीज याद रखनी है कि, और ये भी याद रखना है कि भैया फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, एक माइसेलियम के अंदर ऐसा फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है, ये बात याद रखोगे। उसके बाद कोनोडिया, स्पोरेंजिया और जूस्पोरा सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल ऊस्पोर और बेसिडोस्पोर होते हैं। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी कोनोडियोफोर और स्पोरेंजियोस्पोर, ये सारी क्या है भैया, मेरे स्पोर बहुत सारे, ठीक है, उस फ्रूटिंग बॉडी पे लग जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी, कोनोडियोफोर। मेरे बहुत सारे बेसिडियोस्पोर बेसिडियम लग जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी, बेसिडोकार्प। तो बेसिडो और कोनिडी, बी और सी वर्ड आ रहा है तो समझ में लो ये ऊपर बनाते होंगे। अब यहाँ पे ए और एस है, एस्कोकार्प और स्पोरेंजियोफोर, ये अंदर की तरफ बनाते हैं। बस इतना ही याद रखना है, बाकी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कोनिडियोफोर है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये कोनिडिया क्या होगा, स्पोर है, फिर ये वापस जर्मिनेट हो जाएगा तो ये ऐसे कोनिडियोफोर बना लेगा फंगस के ऊपर, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, यानी फंगस में ईच जर्मिनेट करेगा और न्यू कोनिडियोफोर बना लेगा, है ना, आपके फंगस की फ्रूटिंग बॉडी पे। ठीक है, उसके बाद इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे देखो ये माइसेलियम है, ये माइसेलियम है ना, इनमें से हमने गैमेट लिया एन और एन, ऐसा मेल फीमेल नहीं होता यहाँ पर, एन और एन लिया, है ना, और जब ये जुड़ते हैं तो डाइकैरियन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऐसे डाइकैरियन, है ना, एन प्लस एन जुड़ गए, डाइकैरियन बनाया। फिर डाइकैरियन क्या हुआ, 2n हुआ, फिर हम क्या करेंगे, 2n जाइगोट बना लेंगे, है ना, मम्मी पापा का nn आया, उसके बाद मियोसिस करके स्पोर्स बना लेंगे, फिर स्पोर्स वापस जर्मिनेट होंगे। पर यहाँ पर बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब जाइगोट से स्पोर पैदा करने के लिए हमें माँ और पापा दोनों की जरूरत है, दैट इज वाई। और यहाँ पे प्लाज्मोगेमी किसको मिलते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो मॉर्फोलॉजी क्या है माइसेलियम की, माइसेलियम कैसा है, सीधा सीधा, मतलब सीधा सीधा, उसमें कोई भी बीच में वॉल नहीं है तो सारे ये एक साथ आ जाएंगे। अगर बीच बीच में ऐसे कंपार्टमेंट है, ऐसे क्या बोलेंगे, दीवार है, तो वो माइसेलियम सेप्टेट होंगे। माइसेलियम मतलब धागा। अब जनरली हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनकी नोन है, हमने जिनके फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा है, जैसे कि फाइकोमाइसेटेस, एस्कोमाइसेटेस और बेसिडो। अभी हमने एस्कोस्पोर पढ़ा था, है ना, बेसिडो हमने ये वर्ड अभी सुने हैं, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो माइसेलियम है, वो असेप्टेड होगा। ठीक है, असेप्टेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियस फैले होंगे। ठीक है, सेम एस्कोमाइसेटिस में क्या होगा, सेप्टेड होगा, यानी जो भी न्यूक्लियस होगा वहां पे बीच बीच में दीवार होगी। और बेसिडोमाइसेटिस में भी क्या होगी, दीवार होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है उनमें से दो तो भैया न्यूक्लियस के बीच बीच में दीवार होती है और सबसे पहले वाले में नहीं होती। और ड्यूट्रोमाइसेटिस, जिसको हम फॉल्स फंजाई भी कहते हैं, इसके पास तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नोन नहीं है। अब ध्यान दो, फाइकोमाइसेटिस में क्या होता है, फंजाई इन एक्वेटिक हैबिटाट, ये कहाँ मिलते हैं, ये तुम्हें जगह मालूम होनी चाहिए, ये बरसात के टाइम पे दिखेंगे। डिकेइंग वुड और ऑब्लिगेट पैरासाइट प्लांट के ऊपर लग जाएंगे। माइसेलियम इज सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, क्योंकि यहाँ बीच बीच में दीवार नहीं है तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, सिनोसाइटिक कंडीशन इनकी आपको मिलेगी, इनके धागे जैसे स्ट्रक्चर में। अब असेक्सुअल स्पोर में क्या होता है, मोटाइल, जो हमने पढ़ा था, जूस्पोर क्या होता है और एप्लोनोस्पोर। ठीक है, ये जूस्पोर और एप्लोनोस्पोर एंड जीनस होते हैं, हमने ये पढ़ा था, है ना, एक ऊपर वाला था नीचे वाला था, याद है। तो ये कैसे होते हैं, अंदर होते हैं, है ना, और ये कभी भी
ये मोटाइल मतलब ये चल सकते हैं, ये नॉन मोटाइल नहीं चल सकते, पर ये जर्मिनेट करेंगे और हो जाएगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कि आइसोगेमस, अगर दोनों गैमेट की साइज सेम है तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोगेमी। अगर दोनों की साइज डिफरेंट है तो क्या बोलोगे, एनाइसोगेमस। और अगर हमारी तरह फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है ना, मेल छोटा और थोड़ा बनाते हैं, फीमेल बड़ी और मेल बहुत छोटा है, तो ये ऊगैमस होता है। तो आइसोगैमस, आइसो का मतलब सेम, सेम गैमेट तो आइसोगैमस होगा। उसके बाद एनाइसो मतलब कि थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा सेम, और ऊगैमस में स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट करवाएंगे। तो उससे जाइगोस्पोर बनेगा, है ना। इन सब कंडीशन में मम्मी पापा मिलेंगे तो जाइगोट जैसे तो कुछ बनेगा। मियोसिस से एंडोजिनस मतलब कि ऐसा बनेगा फ्रूटिंग बॉडी जहाँ पे स्पोर्स अंदर है। म्यूकर, राइजोपर, एल्बिको इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एस्कोमाइसिटिस क्या होते हैं, सैक फंजाई, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर ईस्ट और सैक्रोमाइसिस होते हैं। ये सैक फंजाई है। और देखो ये एस्कोकार्प इसका एग्जांपल है, इनकी जो स्पोर है अंदर है, ये एंडोजीनस है ना। उसके बाद सब सेप्रोफाइटिक डीकंपोजर है, ये मरी हुई चीजों पर डिपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, पैरासिटिंग भी होंगे, और कोरोफिलस यानी डंग पर रहते हैं, मतलब गोबर पर। माइसेलियम ब्रांच और सेप्टेट होगी, है ना, सेप्टा होगा, बहुत सारी इनकी ब्रांच होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंट दो पार्ट में टूट जाना, फिजन वापस बट जाना, बडिंग आपको पता है, बड आएगा नया कुछ बन जाएगा। तो जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक्सोजीनस है। कोनिडियोस्पोर जो मैंने आपको नहीं, कोनिडियोस्पोर हमने बनाए थे ये वाले, तो ये ऐसे होते हैं, मतलब स्पोर मिले, जर्मिनेट हुए, नया बना लिया। एस्कोस कार्प में क्या होगा, सेक्सुअल में यहाँ पे मेल फीमेल लगेंगी, फिर यहाँ बच्चा बनेगा, स्पोर बनेगा, और फिर वो फर्टाइल होके आगे जाएगा। ट्रफल्स एंड मोरल जो हम खाते हैं ये इनका एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आपका बेसिडोमाइसिटिस, मशरूम ब्रैकेट फंजाई बेसिडोमाइसिटिस है। इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री ट्रम्स पे और लिविंग पैरासाइट भी हमें देखने को मिलते हैं। इनकी भी माइसेलियम ब्रांच और बीच बीच में दीवार है। फिर ये क्या करेंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल ऑर्गन अब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइसेलियम ही होता है ना उसको सोमैटिक सेल कहते हैं, मतलब बॉडी का ही एक सेल है, उससे डाइकैरियन बनेगा, एन और एन, फिर 2n बन जाएगा, फिर मियोसिस होगा, बच्चा बन जाएगा। मशरूम, स्मट और रस फंगस इसका एग्जांपल है। उसके बाद बेटा डिट्रोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंजाई, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक नोन नहीं है। माइसेलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, while large number of them are decomposer of the litter and help in mineral recycling। तो इनमें से जो सेप्रोफाइट है वो पैरासाइट है, ज्यादातर डीकंपोजर है, चीजों को तोड़ते हैं और रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। असेक्सुअल में इन्हें वापस कोनिडिया मिल जाता है, पर इनका सेक्सुअल नोन ही नहीं है, तो जिसका भी सेक्सुअल नोन नहीं होता उसको हम इस ग्रुप में डाल देंगे। मान के लो हम कल किसी फंगस को देखने गए और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख ही नहीं पा रहे, तो हम इसको किस में डाल देंगे, डिट्रोमाइसिटीज में। तो किंगडम फंजा, अब हम टेक्स्ट बुक की लाइन पढ़ लेंगे। यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो फंगस क्या करते हैं, बाहर एंजाइम फेंक के बाहरी चीज को मार देंगे और फिर अंदर बॉडी के ले लेंगे। मान के लो लीफ है, उसको बाहर एंजाइम फेंकेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर खा लेंगे। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाइफे, ठीक है। मशरूम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। राइजोपस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद किंगडम फंजाई, बॉडी कॉल्ड माइसेलियम, धागे जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर है, इनका अगर तुम एक टुकड़ा जूम करो, एक टुकड़ा इनको जूम करो, तो तुम इसको क्या बोलोगे, हाइफे, है ना, हाइफे, धागे जैसे स्ट्रक्चर। तो सेप्टेट होंगे, बीच में सेप्टा होगा, या सेप्टा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाइफे में भी यूनी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस भी हो सकता है या बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। मल्टीन्यूक्लियर हाइफे हमें कहाँ मिलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफे। और इनकी सेल वॉल क्या होती है, काइटिन, कोई चीटिंग नहीं बोलेगा, और शुगर और अमाइनो एसिड से ही बना है। और इवन बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल है वो शुगर और अमाइनो एसिड से ही बनी होती है। फंजाई जनरली हेटेरोट्रॉफिक, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इनके पास थोड़ी ग्रीन ये है। और सम प्रेडेटर, इनका सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों होता है। असेक्सुअल में जनरली फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग होती है। टूटो फुटो बन जाओ, बड बना लो। सिम्बायोटिक भी मिलने को दिखता है, जो हम इस चैप्टर के एंड में लाइकेन में पढ़ने वाले हैं। और देखो अल्गे प्लस फंजाई मतलब कि प्लांट के ऊपर आपको जहाँ पे पोल्यूशन नहीं मिलता ना, वहां पर लाइकेन देखने को मिलते हैं। उसके बाद यूजफुल क्या है, फूड के लिए मशरूम है, ईस्ट के लिए बेकरी और बियर बनाने के लिए यूज होगा। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक। हार्मफुल फंजाई, डिजीज इन प्लांट, डिजीज भी करवाता है। पक्सीनिया प्लांट डिजीज है। तो फंजाई को स्ट्रक्चर के बेस पर हम और उनकी मोड ऑफ स्पोर, कैसे स्पोर बना
बनाते हैं, कोनिडियोस्पोर बना, कौन से स्पोर बना रहे हो तुम, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है उस पर भी हम इसको अलग करते हैं। अब जैसे फाइकोमाइसिटिस है, अल्गल फंजाई, ठीक है, सेप्टेट और सिनोसाइटिक होगा, ठीक है, यानी कि ऐसे 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 होगा। मॉइस्ट डेम प्लेस पे मिलेगा, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, एक्वेटिक हैबिटेट, पैरासाइट ऑन प्लांट, म्यूकर, राइजोपस, ये ब्रेड पे मिलेगा, ये मस्टर्ड पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, और धागा अगर एक कंसिडर करोगे तो हाइफे है, पूरा ब्रांच माइसेलियम है। एक्सकोमाइसिटिस सैक फंजाई होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, रेयरली यूनिसेलुलर होता है, हाइफे ब्रांच और सेप्टेड होता है, मे बी डीकम्पोजर पैरासाइट, ठीक है, डंग पर होता है, एडिबल वैक्सीन है, मोरल ट्रफल है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। और न्यूरोस्पोरा जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री में इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, एस्परजिलस पेनिसिलियम और ये सारी। उसके बाद बेसिडोमाइसिटिस क्लब फंजाई है, हाइफे ब्रांच होते हैं इनके, हाइफे कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। एगेरिकस मशरूम, गोनोडर्मा ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, गेंडोडर्मा, गेनेडर्मा जो भी है। उसके बाद ये स्मट है, ये रस्ट है। तो ये थोड़ा लर्न करने वाली चीज है, इसलिए बच्चों को ये चैप्टर पसंद नहीं आता, बट है तो है, अब इसको लर्न तो करना ही पड़ेगा। डिट्रोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक हम समझ नहीं पाए। नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली, अल्टरनेरिया और कोलेस्ट्राइकम इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। अब किंगडम एनिमला, डिपेंड और अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही अच्छे से पढ़ेंगे। मल्टीसेलुलर होते हैं और अडेप्टेड टू होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्लोरोफिलेस, सेल वॉल ग्रोथ डिटरमाइन होती है, डिफाइंड पैटर्न होते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ किंगडम हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, वायरस। तो देखो, वायरस कॉइन्ड बाय लुइस पास्चर। और वायरस कैसा होता है, उसकी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। कैसी बनी होती है बच्चों, प्रोटीन से बनी होती है। और अंदर आपका क्या होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए आपको अंदर देखने को मिलेगा। डीजे इवानोस्की ऑब्जर्व इन्फेक्शियस एजेंट, इन्होंने देखा था पहली बार, कुड पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। तो उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ऊपर बैक्टीरियल फिल्टर डाला, क्या डाला, ऐसा बैक्टीरियल फिल्टर डाला। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उनके घर पे जो प्लांट था ना, वहां पे टोबैको मोज़ेक वायरस था। तो ये समझ में नहीं पा रही थी वायरस है कि बैक्टीरिया है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी प्लेट लगाई जिसमें ना बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते हैं। पर जब उन्होंने क्या किया, इसको डाला, है ना, तो देखा इन्होंने, इसको डाला, इसके रस्से को, वायरस तो अंदर वायरस चला गया। फिर इसको हेल्दी लीफ में डाला तो उसको भी वायरस मिल गया। यानी इन्होंने बोला कुछ तो है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और वायरस कॉज कर सकता है। तो उन्होंने क्या, उनके पास जो भी था, तो उन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ। इन्फेक्शंस पास टू द बैक्टीरियल फिल्टर। यहाँ पे उनकी आगे की स्टोरी नहीं लिखी, बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरियल फिल्टर लगाया। अब बैक्टीरिया बड़ा है, वायरस छोटा है, तो ये जो टोबैक मोज़ेक वायरस था या कोई भी वायरस, इसको फिल्टर को पास कर ही लेगा। फिर उस पर्टिकुलर वायरस वाले रस को उन्होंने हेल्दी लीफ में डाल दिया, वो उसको भी बीमारी हो गई, ठीक है। फाउंड एजेंट कुड माइग्रेट इन अगार जेल एंड कॉल फिल्ट्रेट कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब वायरस कंटेजियस होता है। स्टैनली ने डेमोन्स्ट्रेट किया था वायरस को इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल, मतलब बाहर चुप रहते हैं, अंदर आके धूम मचा लेते, ठीक है। कैन बी क्रिस्टलाइज, पर अंदर आके डिजीज कॉज करते हैं। वायरसेस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना है, ठीक है ना। तो अंदर डीएनए आरएनए कुछ भी जेनेटिक मटेरियल होता है और बाहर प्रोटीन होता है। वायरस लाइक देयर सेलुलर, इनके पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कुछ नहीं है। जैसे ही आपके, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपके पास कोई चीज है, आपके साथ खेल लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है, और फिर टाटा बाय बाय, वही है वायरस। हाईजैक कर लेता है, प्लेन को हाईजैक करेगा, मेरे को इधर उतार, बाद में जिधर जाना है जा। तो वायरस ऐसा ही करता है। प्रोटीन कोट है, अराउंड न्यूक्लिक एसिड है, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयरफॉर कंसीडर अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को सेल बोलने के लिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इनएक्टिव रहेगा, इनर्ट रहेगा। जैसे ही इसको पर्टिकुलर इसका होस्ट मिल गया, काम चालू। फिर रेप्लिकेट डुप्लीकेट सेल होगा, देयरफॉर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। टाइप ऑफ वायरस बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है और आरएनए होता है। इंपॉर्टेंट, अ वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस के पास डीएनए और जेनेटिक आरएनए दोनों हो सकता है। इट नेवर कंटेन बोथ, हाँ, दोनों नहीं हो सकते उसके वायरस, मतलब जेनेटिक। ये अब जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में देख रहे हैं, इज अ आरएनए वायरस, यानी प्रोटीन कोड तो होगा पर अंदर कौन होगा, डीएनए होगा, सॉरी आरएनए होगा, ठीक है, आरएनए होगा। कैप्सोमियर, कैप्सोमियर ये जो जिस प्रोटीन से ये बना है उसको मैं क्या बोल रही हूँ, कैप्सोमियर बोल रही हूँ। हॉलो कोर, कोर हॉलो होता है, और यहाँ पर 23 एंगस्ट्रॉम और रेडियस इतनी होती है अगर हम साइज निकालेंगे तो। और इंपॉर्टेंट वन, वायरस प्लस वायरॉइड्स, ग्रुप ऑफ असेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरॉइड्स भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन विटेकर। और ये विटेकर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो माने ही नहीं जाते जब तक बॉडी के अंदर, ये माने ही नहीं जाते, बस इतना समझ लो। क्यों, क्योंकि
लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की कुछ शर्तें जो इनको ये पूरा नहीं करते। कैप्सिड प्रोटीन से बना होगा, कैप्सिड स्मॉल कैप्सोमियर से बना होगा, जैसे ये आपका वायरस है तो ये कैप्सोमियर से है ना, कैप्सिड। पॉलीहेड्रल फॉर्म, तो ऐसे पॉलीहेड्रल होते दिख रहा है, पॉलीहेड्रल। उसके बाद हेलिकल फॉर्म है, कैप्सिड प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। ये जो कैप्सोमियर है, ये कैप्सिड है, ये अंदर के डीएनए या आरएनए को ये करेंगे। वायरस के पास दोनों हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज नॉर्मली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार सके। तो डिजीज कॉज बाय प्लांट, लीफ कर्लिंग, येलोविंग, बहुत सारे डिजीज होते हैं। एनिमल में फूट एंड माउथ डिजीज, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, और ह्यूमन में स्मॉल पॉक्स, मम्स, एड्स, कोरोना, ये सारी चीजें ये करवाता है। उसके बाद वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज बाय सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है जो बहुत खतरनाक होता है, एचआईवी भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। वायरॉइड लैक प्रोटीन कोड, और ना इनके पास कोड भी नहीं होता। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, प्रोटीन कोड भी नहीं होगा। और टियोडाइनरे इनको पहली बार ढूंढा था। ये लो मॉलिकुलर वेट के होते हैं, आरएनए के होते हैं, स्मॉलर देन वायरस होते हैं और इन्फेक्शियस होते हैं। इनके पास एक तो प्रोटीन भी नहीं है, तो तोड़ो किसको, मारू किसको, ठीक है। वायरस से भी छोटे होते हैं, इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड बहुत जल्दी बदलते हैं वायरॉइड्स। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे लाइकिन। लाइकिन में क्या होता है, अलगे और फंजाई बोलते हैं, चल भाई लोग अपन साथ में रहते हैं, ठीक है, मैं तुझे फूड दूंगा, तू मुझे शेल्टर देना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर ये साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, अलगल पार्टनर को हम फाइकोबायोंट कहेंगे, प्लांट के लिए फाइको वर्ड यूज करते हैं, और फंगाई के लिए माइकोबायोंट। यूजुअली साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे और ग्रीन फंगल पार्टनर इनका माइकोबायोंट होगा, यानी कोई फंगस होगा। फाइको मतलब प्लांट, माइको मतलब फंगस। तो अलगल पार्टनर फूड देगा और फंगस शेल्टर देगा, इसीलिए। और ये आपको स्टेम के ऊपर मिलेंगे। अगर ये आपके घर के आसपास दिख रहे हैं, मतलब आप बहुत लेस पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन वेरी गुड, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम एज अ सेपरेट, एकदम एक साथ ऐसे ही दिखते हैं ये। फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, और बहुत पोल्स में भी दिखते हैं, और ऐसी जगह पर दिखेंगे जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा। सेंसिटिव टू ओवर पोल्यूशन, यूजुअली एब्सेंट इन पॉल्यूटेड रीजन रहेगा, और पोल्यूशन इंडिकेटर है, और ये स्पेसिफिक एसिड करते ही पत्थरों को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद प्रायोन्स, जो मिसफोल्डेड इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। मिसफोल्डेड ये प्रोटीन होते हैं, अबनॉर्मल प्रोटीन, तो इससे न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाता है। इनको प्यार से प्रायोन्स कहते हैं। प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, मैड काउ डिजीज कैटल में और जैकॉब डिजीज ह्यूमन में, ये कॉज करवाते हैं, ये मिसफोल्ड प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया है। तो कम से कम 200 लाइक और 100 कमेंट करो। अगर बाकी के भी चैप्टर्स चाहिए तो वो भी बता दो। 11th के मेरे प्यारो क्यूटीज, मेरे बायोलॉजी पगलूस, जो भी आप बोलोगे वो आ जाएगा। बस आप 100 लाइक, 200 लाइक, 100 कमेंट कर दो, ठीक है।